सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को हम कंप्लीट एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। पूरी किताब को मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझाऊंगा। समझाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सिर्फ समझाऊंगा नहीं, चीज़ों को पढ़ना समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको फील करना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस चीज़ को, इस किताब को आपको चैप्टर वाइज पूरा अंडरस्टैंड कराऊंगा इस पूरी की पूरी वीडियो में। तो अगर आप पूरी किताब को एक वीडियो में समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखो, और अगर आप इस किताब को रिच डैड पुअर डैड को चैप्टर वाइज समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पूरी की पूरी चैप्टर वाइज हर चैप्टर के ऊपर एक एक वीडियो करके पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है रिच डैड पुअर डैड के ऊपर। आप जाओ उस सीरीज को देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, जाओ उसको देखो। उसमें चैप्टर वाइज मैंने सारे अलग अलग चैप्टर के लिए अलग वीडियो बना रखे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी कि सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम इसके चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो बुक है वो किसके लिए है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आज आप चाहे कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। क्योंकि इस किताब को बच्चा भी समझ सके इतना आसान तरीके से लिखा गया है। और अगर आपकी ज़्यादा भी है तब भी आपके लिए यूज़फुल है, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस यानी कि पैसे को मैनेज करना हर उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि अभी आप क्या कर रहे हो, किस प्रोफेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। अब इसके बाद हम समझते हैं इस किताब के जो ऑथर हैं उनके बारे में, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनके हाथों में हमारे फाइनेंस की लगाम है वो हाथ कैसे हैं। तो अगर मैं ऑथर की बात करूं तो इस किताब के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं तो इन्होंने अभी तक 26 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, यानी कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर 26 से ज़्यादा किताबें ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1997 में इन्होंने रिच डैड कंपनी की स्थापना करी थी, यानी कि बनाया था। उस कंपनी का टारगेट क्या था कि लोगों को पर्सनली फाइनेंस करना, यानी कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जागरूक करना, उन्हें समझाना, बिजनेस फाइनेंसेस के बारे में बताना, यानी कि जितने भी जहाँ भी फाइनेंसेस के यूज़ होते हैं हर जगह लोगों को अवेयर करना, ये इनका टारगेट था। और इनकी हेल्प से आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग फाइनेंस के लिए, पर्सनल फाइनेंस के लिए अवेयर हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो फॉर्मल अमेरिकन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ इन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी हैं। इसके साथ साथ आप फिलहाल इंडिया में देख रहे होंगे तो बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनके साथ रॉबर्ट कियोसाकी की इंटरव्यूज़ भी हैं। पहले तो इंडिया के अंदर इनकी सिर्फ साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस और इनकी जो टीचिंग्स थी वही इंडिया में हर जगह फैल रही थी, लेकिन अब तो ये फिजिकली भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो बैकग्राउंड है, या फिर हम बोलें कि जिसके हाथों में हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन डोर है, वो बहुत अच्छे हाथ हैं, यानी कि हम सही जगह पर हैं। इस किताब में हम कुल कुछ चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको समराइज़ कर दूं कि किन किन चैप्टर्स के बारे में हम इस बुक में बात करने वाले हैं। तो पहला लेसन आपको होगा द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दूसरा लेसन होगा इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तीसरा चैप्टर होगा ओनिंग योर ओन बिजनेस। एंड चौथा जो लेसन होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। एंड फाइनली वी विल डिस्कस जो पांचवा लेसन होगा वो होगा व्हाई यू शुड वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। तो आप समझ रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। ये सारे हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो है कि इन्होंने बताया है कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, आपने अपने स्कूल में कितने ग्रेड अचीव करे हैं, आपने अपने कॉलेज में कितने मार्क्स अचीव करे हैं, आप किस प्रोफेशन से हो, कितनी पढ़ाई करी है, कोई मैटर नहीं करता अमीर बनने के रास्ते में। यानी कि अगर एक व्यक्ति रिच बनना चाहता है, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो उसके रास्ते की रुकावट कभी भी उसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं बन सकती कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो ये अमीर नहीं बन सकता। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर वैसे तो रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, इनकी किताब बहुत पॉपुलर है, पर कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे जितने भी एजुकेशनल हब्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका राजस्थान में कोटा हुआ, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर हुआ, तो यहाँ पर लोग जो IIT की तैयारी करते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोग अपने मार्क्स की वजह से सुसाइड करते हैं। यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं कर पा रहा, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्यों?
पेरेंट्स प्रेशर की वजह से। और ये किताब बहुत अच्छे से बताती है कि आपका जो करियर है, पैसा बनाना, अमीर बनना, लाइफ में सक्सेस पाना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े हो, आपके ग्रेड कितने रहे हैं, आपने मार्कशीट पर कितना स्कोर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसलिए मैंने इस बुक को सबसे पहले पकड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स भी इसमें बताए गए हैं, जैसे आप देखते हो बिल गेट्स हुए, मार्क जकरबर्ग हुए, आपके एलोन मस्क जो दुनिया के नंबर 1 रिच इंसान है, आप देख लो ये लोग भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। यानी कि कोई ग्रेजुएट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, किसी ने 12th ही नहीं करी, इसके बावजूद भी ये इतने अमीर कैसे बने। तो ये चीज़ हम इस बुक में समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो सुनते हैं ना कि अमीर बनने के लिए कॉलेज जाना, ज़्यादा पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो वो कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, बल्कि वो एक्चुअल उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते कि सामने वाला इस चीज़ को बोल क्यों रहा है। तो वो चीज़ हम इसमें समझेंगे। बहुत डिटेल, बहुत प्यारी किताब है। मैं क्या करूँ, आपके लिए किताब बहुत फ्रूटफुल है। एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होने वाला मेरे साथ। एंड इसके बाद 2 चीज़ें और इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑथर ने कवर करी है, दैट इज़ एजुकेशन एंड 2 पर्सपेक्टिव्स। ये आप समझ गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल बी बहुत तगड़े वाले अमीर इंसान बनोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आप ये 2 चीज़ें समझ गए, एजुकेशन एंड 2 पर्सपेक्टिव। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है कि एजुकेशन कहाँ से हमें मिलती है। देखिए, स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर किसी को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं किया जाता, कोई किसी को पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता। अगर आप देखो, अब खुद ही रिलेट कर लो, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो स्कूल में कभी आपको किसी टीचर ने या फिर किसी ने अभी पैसे के बारे में बताया नहीं बताया। जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है वो हमें घर पर सिखाई जाती है, यानी कि घर पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको टीच करते हैं, पैसे के बारे में फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं। और यही कारण है, आप देखना कि जो गरीब होता है वो गरीब होते जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बहुत गरीब है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है, जिसको हम बोलते हैं ना खानदानी गरीब, जो प्योर गरीब है, वो आप देखना गरीब का गरीब ही रहता है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। वहीं आप देखना जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, और जो रिच हैं, जो अमीर हैं, वो अमीर बनते जाते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। और इस बुक में ना बहुत डिटेल में बताया गया है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं ऑलरेडी, जो मैंने बोला खानदानी गरीब होते हैं, जो एक बोलते नहीं प्योर गरीब, उनके क्या होता है, उनके घर में और ऑब्वियस ही बात है, जब इतना गरीब है तो पैसे के बारे में वो बिल्कुल एजुकेट नहीं है, उनको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, कैसे वेल्थ क्रिएट करी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को नहीं बताते। अब जब बच्चे को नहीं बता रहे तो आगे जाकर बच्चा भी गरीब रहेगा, क्योंकि उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता। तो ये कारण है इनके गरीब से गरीब रहने का, यानी कि जितने भी गरीब हैं उनके बहुत ज़्यादा गरीब रहने का ये कारण हुआ। अब जो मिडिल क्लास वाले आते हैं, अभी मिडिल क्लास वाले कौन है, ये क्यों स्ट्रगल करते रहते हैं? ये इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये क्या है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली एजुकेट होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं होते, थोड़ा बहुत एजुकेट होते हैं, जिस वजह से ये स्ट्रगल करते हैं। ना तो अमीर ही बनते ना ही गरीब बनते, बीच में लटके रह जाते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, तो आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वालों को सब जानते होंगे, ये बीच वालों को कोई नहीं जानता। एक 90+ स्कोर कर रहा है, उसको सब लोग जानते होंगे, और जो 33% ला रहा है उसको भी जानते होंगे। ये 60-70% वालों को कोई नहीं जानता। ऐसा ही हाल मिडिल क्लास का है। अब जो रिच है, जो ऑलरेडी खानदानी रईस है, अब उनका कंसेप्ट क्या है भाई, उनके घर परिवार में वो पैसे की बात चल रही है दिन रात। जैसे परफ्यूम मारते हैं रूम में, वैसे उसकी स्मेल फैल जाती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। वैसे जितने भी ये अमीर इंसान होते हैं उनके घर में पैसे को लेकर वेल एजुकेटेड किया जाता है बच्चों को, क्योंकि उनका एक बिजनेस चल रहा है, तो एक अवेयरनेस ऑलरेडी बच्चों के बीच फैलाई जाती है। टेबल पे बैठे तब भी पैसे की बात हो रही है, कहाँ से कितना लेना, कहाँ कितना देना, तो इस वजह से वो फाइनेंशियली एजुकेट होते जाते हैं। अब होता क्या है, जिस वजह से क्या होता है, ये बैरियर कभी टूटते ही नहीं है। गरीब है, मिडिल क्लास वाले यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो रिच हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो इस ये जो चेन है ना, ये जो एक बोलते हैं ना कि एक सीधी लकीर बनती जा रही है, इसको ब्रेक करने का काम करती है आपकी ये किताब। क्योंकि इस किताब के अंदर बताया गया है कि अगर आप बिल्कुल गरीब हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेट करते हो, तो वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अमीर बन सकता है। अगर आप मिडिल क्लास के अंदर हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को प्रॉपर एजुकेट करके अपर मिडिल क्लास या फिर रिच इंसान बन सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी अमीर इंसान हो तो मुबारक हो। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सुपर पावर बोला गया है, क्योंकि पैसा आपको पता है, मनी तो एक पावर है। आपको लोग सुनते ही मिलेंगे यार पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसके पास पैसा उसके पास पावर है, ये बोलते आपने सुने होंगे।
लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा पावर है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सुपर पावर है। द रीज़न इज़ कि पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। बिल्कुल बीमारी की तरह, जैसे कोल्ड एंड कफ होता है ना कि आज आपको हो गया कल किसी और को हो गया, वैसे पैसे का है। आज आपके पास आपकी पॉकेट में, कल किसी और के पॉकेट में, परसों किसी और की पॉकेट में, तो पैसा आपके पास नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जिसकी हेल्प से आप बहुत पैसा बिल्ड कर लोगे, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस किताब के अंदर। बड़ी प्यारी किताब होने वाली है, अभी आपको पता चलेगा जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर आज आपके पास बहुत पैसा है और मैं आपसे सारा पैसा छीन लूँ, लेकिन अगर मैंने आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर रखा है, कुछ ना आपके पास कुछ नहीं, सब कुछ मैंने छीन लिया, मैं आपको ऐसे बाहर निकाल दूं घर से, फिर भी आप वेल्थ क्रिएट कर लोगे। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस किताब के अंदर जो ऑथर ने डिस्कस किया है, दैट इज 2 पर्सपेक्टिव्स। 2 पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं इस दुनिया में। 4 चीज़ों को लेकर इंसान के अंदर 2 पर्सपेक्टिव होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आप अमीर बनोगे कि गरीब बनोगे। पहला पर्सपेक्टिव है आई कांट अफोर्ड इट वर्सेस हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब आप लाइन पर जाइए, कितनी गहरी लाइन है। आई कांट अफोर्ड इट वर्सेस हाउ कैन आई अफोर्ड इट। आप 2 दोस्त हो, दोनों ही अरमानी के शोरूम में गए हो, वहाँ से आपने शर्ट मांगी और जैसे आपने प्राइस पूछा उसने बोला 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। अब आप बोलते हो आई कांट अफोर्ड इट। मतलब अगर आपने जैसे ही बोला आई कांट अफोर्ड इट, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए अपने लिए। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आप उस शर्ट को खरीद सको। वहीं आपका फ्रेंड है जो मन में सोच रहा है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जैसे ही आपने सवाल पूछा, आपने अपने लिए 50 और रास्ते खोल दिए अमीर बनने के लिए, जैसे ही सवाल पूछा। इसलिए फिजिक्स को लिमिटलेस बोला जाता है। फिजिक्स के अंदर क्यों लिमिटलेस? कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जैसे ही आपके फ्रेंड ने पूछा हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि उसने अपने दिमाग को ट्रिगर कर दिया काम करने के लिए, उसने अपने माइंड को काम पर लगा दिया। और जैसे ही आपने पूछा आई कांट अफोर्ड इट, आपने अपने आप को वहीं बंद कर दिया। अब आप पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा भी औकात देखता है किसके अंदर दम है, जो अपने आप से ये बोल सके हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो जो बोल रहा है ना हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ये अमीर बनेगा। इसको बहुत डिटेल में हम इस सीरीज में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, जो दूसरी चीज़ को लेकर 2 पर्सपेक्टिव लोगों के माइंड में होते हैं। द लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल एविल वर्सेस लैक ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल एविल्स। यानी कि पैसे के प्रति प्यार, पैसे के प्रति पागलपन, मुझे अमीर बनना है, ये सारी बुरी चीज़ों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है। और एक तरफ है पैसे की कमी होना सारी बुराइयों की जड़ है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बोलता है कि भाई मेरे पास मुझे बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली में भी देखते हो ना, जब आप बोलते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक अमीर इंसान बनना है, तो आपके पेरेंट्स या आपको आसपास के लोग बोलते मिलेंगे पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है। जब उनको वहाँ पे भी अगर आप कन्विंस कर लोगे ना, तो आपसे बोलते मिलेंगे कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है। जिस इंसान के पास पैसा होता है वो रात को सो नहीं पाता, बहुत परेशान रहता है, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, यानी कि सारी बुराइयों की जड़ पैसा ना होना है। और ये कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि कौन सी चीज़ आपके माइंड में अभी चल रही है और किसको आपको अपने माइंड में डालना है। ये चीज़ हम इस बुक में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 2 लोगों के दो तरह के माइंड सेट होते हैं। एक तो ये होता है कि यार पैसे सारी बुराई में जड़ा, एक ये होता है पैसे के लिए प्यार सारी बुराई में जड़ा। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क अमीर और गरीबों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है, जो चौथी चीज़ को लेकर लोगों के माइंड में बहुत मिथ रहते हैं, 2 पर्सपेक्टिव रहते हैं, वो ये है स्टडी हार्ड सो यू कैन वर्क फॉर अ बिग कंपनी वर्सेस स्टडी हार्ड सो यू कैन बिल्ड अ बिग कंपनी। जितने भी यूपीएससी IIT वगैरह तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी आज मैक्सिमम जो जनसंख्या है, उनसे जाकर पूछोगे ना क्यों पढ़ रहे हो, तो यही सवाल आप उनका जवाब यही मिलेगा कि मुझे इस कंपनी में काम करना, इस बड़ी कंपनी में काम करना, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करनी है, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पढ़ रहा है नौकरी करने के लिए और एक पढ़ रहा है नौकरी क्रिएट करने के लिए। अब आप सोच रहे हो ना कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस किताब में दी हुई हैं। जब इनको हम डिटेल में जाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब आपकी ये मान लीजिए लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सारी सॉल्व होने वाली है बस इस किताब को फॉलो करके। एंड द लास्ट वन दैट इज डोंट टेक रिस्क विद मनी वर्सेस लर्न टू मैनेज द रिस्क विद मनी। दोनों में फ़र्क देखो। एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पैसे को लेकर रिस्क कैसे लें, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि मैं आपको
कुछ गन वगैरह पकड़ा दूँ, राइफल वगैरह दे दूँ और मैं आपको वॉर के मैदान में उतार दूँ कि जाओ दुश्मनों से लड़ो, तो आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। आपके अंदर डर होगा यार, आप मैदान में उतरोगे ही नहीं, आप लड़ोगे ही नहीं, आप पीछे भागोगे, वापस लौट के आओगे। और वहीं एक जवान जो आर्मी या फिर जितनी भी सेना है उसमें से किसी भी जवान को अगर हम गन दें, उन्हें राइफल दें और उनको बैटल ग्राउंड में उतारें, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे। क्यों? क्या यहाँ पर रिस्क नहीं है? दोनों के लिए रिस्क है। लड़ना, किसी की भी जान जा सकती, कितना बड़ा रिस्क है, पर वो क्यों कॉन्फिडेंट है लड़ने के लिए और आप क्यों नहीं हो? आप इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि हथियार कैसे चलाया जाता है, आपको पता ही नहीं लड़ा कैसे जाता है, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने डिसिप्लिन सीखा ही नहीं, आपने कभी ड्रिल करी नहीं है, आपने बिल्कुल किसी चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करी, इसलिए आपके अंदर डर है। और वहीं वो व्यक्ति फुल तैयार है, प्रैक्टिस करी है, उसने रिस्क को मैनेज करने की प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो अच्छे से लड़ पाएगा। ये चीज़ इस बुक में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग पैसे का इस्तेमाल करके पैसे को रिस्क में डालकर अमीर बन जाते और कुछ लोग पैसे के प्रति रिस्क नहीं ले पाते, सिर्फ यही डर से कि कहीं गरीब ना रह जाऊं या फिर कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। तो ये इन सारी चीज़ों को ना बड़ी डिटेल में इस बुक में समझने वाले हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस बुक को मैं आपको फील कराऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा नहीं, फील कराऊंगा। जब आप भगवत गीता पढ़ने बैठते हो ना, पढ़ते बहुत लोग हैं, कई लोगों से मिलो ना, वो बोलते हैं कि 5 बार पढ़ ली हमने, 10 बार पढ़ ली, तो उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा होता है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके शब्द होते हैं, जितने भी उसमें शब्द लिखे हुए हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको फील करते हैं, उसके बाद वो हमारे जहन में उतरती है, फिर उसको हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और मैं आपको इस किताब को फील कराने वाला हूँ बड़े प्यार से और बहुत गहराई से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे मैं आपको चैप्टर वाइज इस सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इतना बड़ा तो वीडियो रहेगा भाई। चीज़ों को जब समझाते तो थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ टाइम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोग मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का हम डाल चुके हैं। जी हाँ, हम इस सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं सारी की सारी फाइनेंशियल बुक्स के बारे में, जिसका हमने पहला जो स्टेप है, पहला एपिसोड है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने कवर किया है आपकी प्यारी किताब रिच डैड पुअर डैड का इंट्रोडक्शन। और इस किताब के फर्स्ट चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्यों कवर करने वाले? द रीज़न इज़ कि बुक हम पढ़ते हैं, समझते हैं, बट फील नहीं करते हैं। आई एम हेयर टू फील यू कंप्लीट बुक। और मैं आपको बिल्कुल कम शॉर्ट में पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। सिर्फ चैप्टर ही नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि कैसे हम उसका अपनी लाइफ में यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, एक रिच इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। चैप्टर का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जी हाँ, पहला चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ोगे, बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊँ तो पूरी किताब के अंदर कन्वर्सेशन है, 2 व्यक्तियों के बीच की कन्वर्सेशन है, उसमें क्वेश्चंस आंसर है। तो बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो रिलेट करते हो। अब जैसे ही हम ये पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में अमीर लोग किसे बोला जाता है और अमीर होता कौन है। आप लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई है, जिसके अगर किसी व्यक्ति के सबसे ज़्यादा रोल मॉडल की बात करूं या किसी भी बात करूं जिसे वो पसंद करता है, तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं। आप सेलिब्रिटी को क्यों पसंद करते हो? आप देखते हो सेलिब्रिटीज़ की जो लाइफ स्टाइल होती है वो लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है। उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं और शो ऑफ बहुत होता है उनकी लाइफ में। अब जैसे हम वो सारी चीज़ें देखते हैं, हमें लगता है यार ये लोग अमीर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, दे आर रिच पर्सन, दे आर रिच पीपल। वैसे आप देखना, आपकी सोसाइटी में आप अपने आसपास कई लोगों को देखते हो, कोई मर्सिडीज से जा रहा है, ऑडी से जा रहा है, बढ़िया घर बना रखा है, तो उसको तुरंत देखते, ये जो लग्जरी है ना, इसको देखते हमारे माइंड में क्या आता है? ये अमीर इंसान है। यानी कि हमने रिचनेस की डेफिनेशन क्या बना रखी है कि सामने वाले के पास जो एसेसरीज है, जो सामने वाला जिस ब्रांड के कपड़े पहनता है, कैसी गाड़ी में बैठता है, इससे पता चलता है वो एक अमीर इंसान है। दिस इज़ द डेफिनेशन जो हमें समाज से दी गई है कि अमीर की ये डेफिनेशन है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप देखोगे ना, तो वो लोग एकदम से नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहन रखे जो बहुत हाई फाई हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं।
देखने में ऐसा लगे कि यार ये लोग अमीर है ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं, बट एक्चुअली दे आर रिच पर्सन, दे आर एक्चुअली रिच। वो उनके पास बहुत पैसा है। अगर वो काम करना बंद कर देना, अगर वो काम भी ना करें, तब भी उनके पास इतना पैसा है कि वो ज़िंदगी भर बैठे बैठे काट सकते हैं। दिस इज़ द थिंग। और ये हमें समझ में नहीं आती। हमें क्या लगता है जो शो ऑफ है वही लग्जरी और रिचनेस की डेफिनेशन है। तो यहाँ से थोड़ा आपको एक आइडिया लगा होगा कि रिच और एक्चुअल में जो हम समझते हैं अमीर क्या है, उसमें और एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस है, वो थोड़े हद तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको और अच्छे से डीपली समझाता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने किस तरीके से समझाया है। इस चैप्टर में ऑथर ने 5 टर्म्स यूज़ करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप अपनी लाइफ में ज़रूर रिलेट करोगे। और आप, मुझे पता है आप लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो अपनी। सबसे पहली जो टर्म ऑथर ने यूज़ करी है वो है फियर। दूसरी जो टर्म यूज़ करी है वो है हार्डवर्क। तीसरी जो टर्म यूज़ करी है वो है ग्रीड। चौथी टर्म जो यूज़ करी है वो है स्पेंडिंग। और जो 5वीं टर्म है वो फिर से फियर है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलने वाली है कि एक्चुअल में आपको खुद पता चल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, और जिस तरीके से आप जी रहे हो क्या उस तरीके से जीकर आप अमीर बन पाओगे, ये भी आपको अभी समझ में आने वाला है। फियर क्या है? फियर का मतलब है डर। आप लोग देखना, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स की ओर देखकर इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। अगर आप वर्किंग है तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को 2 बजे एकदम से उठ जाते हैं। क्यों? उनके अंदर एक डर होता है। किस चीज़ का डर होता है? यार मैंने उससे इतना कर्जा लिया है, वो मुझे पे करना है। और यार मेरे जिस मकान में रहता हूँ उसका रेंट अगले महीने मुझे 1 तारीख को देना है। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फीस पे करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, छोटी मोटी EMI चल रही है। तो ये जो डर है वो उन्हें सोने नहीं देता। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे। ये जो फियर है वो हमें सोने नहीं देता। अब इससे क्या होता है, जो ये फियर है वो हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट करता है हार्डवर्क के लिए। और इसीलिए आप देखना ये लोग जितने भी हैं जिनके अंदर डर होता है वो सभी के सभी अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में करते हैं हार्डवर्क। यानी कि जो इनका टास्क होता है, जो काम होता है, उसको बहुत मेहनत करके करते हैं, मतलब जी जान लगा देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप हार्डवर्क करोगे, कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, बहुत देर रात मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ेगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो अब इससे क्या हुआ, फियर यानी कि डर की वजह से एक इंसान क्या करने लगता है, हार्डवर्क, अपनी नौकरी में मेहनत करने लगता है। अब जैसे ही आप मेहनत करोगे तो मेहनत से आपको मिलेगा इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी। सपोज करो आप 50,000 रुपये कमाते हो, आपका इंक्रीमेंट हो गया 10,000 रुपये, आपका इंक्रीमेंट हो गया, अब आपको मिलने लगे 60,000 रुपये। अब इससे क्या होगा कि जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, अब जैसे सैलरी बढ़ती है उससे क्रिएट होती है ग्रीड, यानी कि लालच। ऑब्वियस ही बात है, आप 50,000 रुपये कमा रहे हो और आपकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ जाए तो आपके अंदर एक लालच क्रिएट होने लगेगा। ये लालच कैसा, जो भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्चुअल में, बट आप लेना चाहते हो क्योंकि दूसरे को दिखाना है, उस चीज़ को बोला जाता है लालच। अब जैसे मान लो कि आपके 10,000 रुपये आपका इंक्रीमेंट हुआ। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, यार सैलरी बढ़ गई, आईफोन ले लेते हैं, EMI करा लेंगे। कितनी आएगी EMI? 5,000 रुपये महीने की EMI आएगी, मैक्सिमम ज़्यादा होगी तो 10,000 रुपये आएगी, इससे ज़्यादा तो आएगी नहीं। आईफोन ले लिया। अब ये क्या हुआ, ग्रीड पैदा हुआ आपका इंक्रीमेंट हार्डवर्क की वजह से, और ग्रीड की वजह से आपने क्या किया, स्पेंड किया, यानी कि आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए। अब जैसे ही आपके खर्चे बढ़े, अब इसके बाद क्या होगा, खर्चे बढ़ने के बाद फिर से आपके अंदर एक फियर क्रिएट होने लगेगा। ये कौन सा फियर है, ये वही फियर है जहाँ से इस सर्कल की शुरुआत हुई थी, वहीं ये जो आपका जिसको बोलते हैं ना लाइन है, वो कनेक्ट कर जाती है। यानी कि अब कैसा फियर, एक फियर तो ऑलरेडी आपको था, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, स्कूल की फीस भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, जिस घर में रह रहा है उसका रेंट पे करना है, तो ये ऑलरेडी डर था हमारे अंदर। अब एक डर और पैदा हो गया हमारे अंदर, वो कौन सा, कि ये जो एक्स्ट्रा हमने 10,000 रुपये की EMI कर रखी है, इंक्रीमेंट हुआ, उसकी खुशी हुई, मेहनत करी, वो भी हमें देखी, लेकिन अब एक और डर पैदा हो गया, वो है आपका EMI का। तो इससे क्या हुआ, ये जो आपका जहाँ से शुरुआत हुई थी आप वापस वहीं पहुँच गए। कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपकी फियर से, हार्डवर्क किया, उसके बाद आपके अंदर ग्रीड आई, ग्रीड से आपने स्पेंड किया, खर्चे बढ़ाए, और खर्चे बढ़ाने का फिर से डर पैदा हुआ, फिर से आप फियर पे पहुँच गए। तो ये एक आपका बन गया सर्कल। इसी को ऑथर ने बोला है रेट रेस। जो रेट रेस आपने सुनी है ना, चूहा दौड़, इसी को रेट रेस बोला है। और जो इसके अंदर फंस कर रह जाता है वो गरीब का गरीब रहता है, और जो इसको ब्रेक कर देता है वो इंसान अमीर कहलाता है। ही इज एक्चुअल अ रिच पर्सन हु ब्रेक्स दिस सर्कल।
और इसको कैसे ब्रेक करना है वो हम आने वाले चैप्टर्स में समझने वाले हैं। अभी आप फिलहाल इतना समझ जाइए कि अगर आप इस सर्कल का पार्ट हैं, अगर आपका पूरा सर्कल बन रहा है आपकी ज़िंदगी का, आपकी नौकरी का, खर्चों का, तो भाई आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। और 99% लोग आज इस सर्कल का पार्ट है। इससे कैसे निकलना है वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे, या फिर आने वाले जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें समझेंगे। तो बहुत प्यारी किताब है। पहले प्रॉब्लम पे टारगेट किया गया कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस पे बात करी गई है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसी सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इस तरीके से कहीं नहीं कोई समझाने वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ये जो सीरीज़ है अपनी, जिसमें हम सारी की सारी फाइनेंशियल बुक्स को कवर करने जा रहे हैं, इसमें रिच डैड पुअर डैड किताब से हमने शुरुआत करी है। आप देख सकते हैं ये किताब, इससे हमने शुरुआत करी है और इसके 2 लेक्चर्स, 2 वीडियोस ऑलरेडी हम इस पर डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। आपने शायद देखे होंगे, जिसमें हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, दूसरे में हमने इसका पहला चैप्टर उसके बारे में बात करी थी। आज हम इसके सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर को समझाऊंगा। और अगर आप बुक पढ़ना भी नहीं चाहते ना, तब भी आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि इसको मैं आसान लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। ये जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों पढ़नी चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी इंसान के गरीब होने का या अमीर होने का, कि वो कितना ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेट है और कितना कम फाइनेंशियली एजुकेट है। तो इसको हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर को समझेंगे, डायग्राम्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है और आपको ईजी वे में समझ में आने वाली है। सारी चीज़ें विद डायग्राम हम इस पर समझने वाले हैं। थोड़ी सी अकाउंटिंग भी होगी, थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होंगी। तो आपको बहुत कुछ नया इस वीडियो में देखने को और समझने को मिलेगा। तो अगर आपने इस वीडियो का, इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है और ज़्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है, मिडिल क्लास वाले क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और अमीर क्यों अमीर बनते जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका क्या स्टेटस है और आपको अमीर बनने के लिए कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ये मेरे थॉट नहीं है, ये इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के थॉट है। सो आप इसको सीरियस ज़रूर लें। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं और ये आप सभी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। आप स्क्रीन पर 2 डायग्राम्स देख रहे होंगे, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, एक आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसका डायग्राम आप देख रहे हो, और दूसरा आता है आपका बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, इनकम और एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई। अब इसके बाद जो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है माय डियर फ्रेंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को समझना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आप गरीब बनोगे, आगे जाकर अमीर बनोगे, या फिर आप मिडिल क्लास में रहकर स्ट्रगल करोगे। ये सब डिसाइड करता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब थोड़ा हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसेट और लायबिलिटीज़ के आपको कॉलम दिख रहे होंगे, यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिख रही होंगी। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एसेट का मतलब होता है कि आपके जो इनकम वाला कॉलम है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, उसमें जो इनकम है, तो जो इनकम जनरेटिंग चीज़ होती है उसको एसेट बोला जाता है। यानी कि जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, जो चीज़ हमारी जेब में पैसा डाली उसको एसेट बोला जाता है। आप डायग्राम में बहुत ईजिली इसको देख पा रहे होंगे। और दूसरी ओर है आपकी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या है, आप डायग्राम में देखिए, लायबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें जो आपके लिए खर्चा बढ़ाती हैं, इसलिए लायबिलिटीज़ को एक्सपेंस के साथ जोड़ा गया है। और लायबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। तो इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच क्या डिफरेंस होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बेसिक अकाउंटिंग समझ आ गई होगी, आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ आ चुकी होंगी कि एक्चुअल में एसेट, लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंसेस होते क्या हैं। अब हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल कर रहा है और अमीर इंसान क्यों अमीर बनता जा रहा है। वो आपको
इनके बेसिस पर ही समझ आएगा जो अभी मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गरीबों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जिस इंसान की होती है वो गरीब होता है, इनकी हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में इनके आपको शो हो रहा होगा डायग्राम के अंदर, जिसमें एक तरफ आपको इनकम दिख रहा होगा और दूसरी ओर आपको एक्सपेंस दिख रहा होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनके एसेट और लायबिलिटीज। अब दो डायग्राम आपको शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इनकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। अब आप अगर इनकी इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि इनके पास जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है, जॉब से, काम कर रहे हैं वहीं से इनके पास इनकम आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी है वो क्या है, जिसकी वजह से ये गरीब रहते हैं, वो ये है कि जितनी इनके पास इनकम आती है, यानी कि जॉब कर रहे हैं वहाँ से सैलरी आ रही है, तो ये सारी की सारी सैलरी को अपने एक्सपेंसेस में लगा देते हैं। यानी कि जितना पैसा ये कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, या आप देखते होंगे जो घरों में मेड का काम करती हैं, तो इनको एक्चुअल में गरीब बोला जाता है। अब ये लोग क्या है, इन्होंने जितना कमाया, सपोज करो इन्होंने 500 रुपये कमाए, तो 500 रुपये ये अपने खर्चों पे पूरे खर्च कर देती है। जैसे आपके रहना, खाना पीना, कपड़े पहनना, ये जो बेसिक ज़रूरत होती है वहाँ इनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। यानी कि एक हाथ से आया दूसरे पे खर्च कर दिया है, वही बात एक से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो इनका ये फंडा होता है। इसलिए ये क्या होता है कि जितना कमाते उतना खर्च करते जाते हैं और धीरे धीरे करके कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये अमीर नहीं बन पाते, हमेशा इस गरीबी में जीते हैं। और इनको ख़ानदानी गरीब या अगर हम बात करें तो बिल्कुल प्योर गरीब बोला जाता है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो इनके जैसे इन्होंने जॉब करी, अब जॉब में आपको पता है इनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम सैलरी होती है। जैसे पैसा आया सारा पैसा इन्होंने एक्सपेंसेस में लगा दिया, खर्च कर दिया। एक्सपेंसेस कौन से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके रेंट हुआ, खाना पीना हुआ, कपड़े पहनना, इसके अलावा शादी वगैरह और पढ़ाई वगैरह, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता है। इनके गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण है कि ये इनकी बैलेंस शीट नहीं होती। यानी कि जो दूसरी वाला आपको डायग्राम दिख रहा है एसेट और लायबिलिटी का, उसका कोई रोल ही नहीं होता इनकी लाइफ में। और यही कारण है कि ये लोग स्ट्रगल नहीं करते, बस गरीब रहते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी गरीब लोग होते हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा फुटपाथ पर जो सामान सब्जी वगैरह बेच रहे, तो आप देखो उतना दुखी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब मस्त रहते हैं कि भाई इतना कमा लिया खा लिया, कोई ज़्यादा किसी को दिखाना नहीं है, शौक नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, ऐसी चीज़ उनके अंदर नहीं होती। बस कमाया खाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बस इतना उनकी जो है उम्मीद होती है और इसी के साथ वो जीते हैं। तो ये अब आपको समझना है कि कहीं आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आपके लाइफ में हो ही ना। अगर आपके फाइनेंशियल जर्नी में बैलेंस शीट का रोल नहीं है तो आप प्योर गरीब हो। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आप अभी आपकी कहीं इस तरह की स्थिति तो नहीं है। अब दूसरी, यानी कि अब हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल करती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल करती है। अब देखिए मिडिल क्लास की आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, इनका कैश फ्लो देखिए, तो इनकी भी आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रही होगी और इनकी बैलेंस शीट भी दिख रही होगी। अब इनका क्या फंडा है, ये भी जॉब करते हैं, जॉब से पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा इनका कहाँ जाता है अभी आपको समझ में आएगा। ये लोग, आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग प्रोफेशनल होते हैं, चाहे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर हुए, जितने भी हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उनमें से मैक्सिमम लोग आपके मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। अब मिडिल क्लास क्यों स्पेशल होती है, क्यों स्ट्रगल करती है, बिकॉज इनकी सैलरीज हाई होती है, इनकी सैलरी में कोई कमी नहीं होती है। आप देखोगे तो ये जो जॉब करते हैं वो ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ बहुत सारा पैसा होता है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन इनकी जो जॉब से पैसा आता है, जो सैलरी आती है, वो एज ए इनकम आती है। और इनकम के बाद आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि वो सारा का सारा पैसा जाता है इनका लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में। क्यों जाता है, अब सपोज करो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अब सैलरी ठीक है लेकिन उतनी नहीं है कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं जिन्हें ये लेना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब ये क्या करेंगे, भाई घर ठीक ठाक चाहिए तो उसके लिए होम लोन लेंगे, भाई बाइक से तो जा नहीं सकते तो कार चाहिए तो कार लोन लिया। अब ऐसा होता है कि सैलरी उतनी है नहीं तो कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, अब वैसे सैलरी इनकी कंफर्म होती है कि भाई इतना इतना तो जॉब से मिल ही रही है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां इनको अप्रोच करती हैं, जिसकी वजह से इनके क्रेडिट कार्ड लोन बढ़ जाता है। अब इसके साथ साथ फ़ोन भी थोड़ा सा अप टू डेट होना चाहिए क्योंकि ये प्रोफेशनल है, तो आईफोन होना चाहिए, तो उसकी एक अलग ही किस्त बन जाती है, उसकी वो अलग ही फाइनेंसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लायबिलिटीज़ बढ़ाते जाते हैं। जैसे जॉब से पैसा आया इनकम वाले कॉलम से, इनकम वाले कॉलम से सीधा पैसा जाता है इनका लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में। यानी कि ये लोग कमाते हैं
ये लोग कमाते हैं, पर कमाने के साथ साथ ये जितना ज़्यादा इनकी सैलरी बढ़ती है उनकी उतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। और यही कारण है जिसकी वजह से ये लोग स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनको गरीब इनकी जॉब नहीं होने देती, क्योंकि जॉब के अंदर इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये गरीब नहीं हो पाते। और दूसरी ओर लाइबिलिटीज़ इनको अमीर नहीं होने देती, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना सारा लाइबिलिटीज़ की तरफ चला जाता है। जैसी सैलरी बढ़ी, कुछ ना कुछ एसेसरी फाइनेंस करा ली, किसके लिए? अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अपने चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए। तो इस तरीके से ये एक लूप में फंसे रह जाते हैं और जिसकी वजह से ये स्ट्रगल करते हैं। एसेट तो कोई बिल्ड करते ही नहीं है, बिल्कुल एसेट बिल्ड नहीं करते। और जितने भी मिडिल क्लास वाले होते हैं उनके सबके स्ट्रगल करने का ये सबसे बड़ा कारण है। क्या? सीधी बात है, जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से सैलरी आई, मोटी सैलरी आ रही है, पूरी की पूरी सैलरी गई लाइबिलिटीज़ में। जितनी भी लाइबिलिटीज़ मैंने अभी आपको गिनाई, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है, उन सारी लाइबिलिटीज़ में इनका पैसा जाता है और फिर वो लाइबिलिटीज़ इनके एक्सपेंस बन जाते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इनके लाइबिलिटीज़ इनके एक्सपेंसेस होते हैं। गरीबों के एक्सपेंसेस क्या थे कि भाई जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो रोजमर्रा की ज़रूरतें होती हैं, तो वो अपना कमाते उसमें खर्च कर लेते हैं, तो खुश रहते हैं बंदे। और लेकिन इनका क्या फंडा है, इनके बेसिक एक्सपेंसेस तो हैं, उसके साथ साथ में ये अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो है कि अमीर लोग क्यों बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। ये आपने समझ लिया, आपकी लाइफ सेट है। अब इसमें क्या है, देखिए, अब सबसे पहले आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए। स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इनकी इनकम स्टेटमेंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंस है। दूसरी इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब सबसे बड़ी चीज आपको दिख रही होगी कि इनकी जो इनकम आती है, पहले दो केसेस में हमने क्या देखा कि जो इनकम आ रही थी वो जॉब से आ रही थी, लेकिन इनकी जो इनकम आती है वो कहाँ से आ रही है? एसेट से। आप डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हो कि इनकी जो इनकम आ रही है वो एसेट से आ रही है, यानी कि ये पहले एसेट बिल्ड करते हैं, देन जो एसेट से इनके पास पैसा आता है उसको ये अपने एक्सपेंसेस और अपनी लायबिलिटीज क्रिएट करने में खर्च करते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अब आप देखिए कि इनके एसेट क्या है। जैसे अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि एसेट क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एसेट हो सकते हैं। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जैसे आपका रियल एस्टेट हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, बॉन्ड्स हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हुई, कोई साइड बिजनेस हुआ, तो ये एसेट्स होते हैं। अब आप कहोगे यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं कैसे एसेट बिल्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और इनकी जो डायरेक्टली जो इनकम आ रही है वो एसेट से आ रही है, लेकिन मेरा तो प्राइमरी सोर्स जॉब है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आपके पास पैसा आ रहा है, अब सारा का सारा पैसा आप एज इनकम मानकर उसको एक्सपेंसेस में लगा रहे हो, तो आप गरीब बनते जा रहे हो। अब जॉब कर रहे हो, आप जॉब से आपके पास पैसा आ रहा है और उस पैसे को आप इनकम मान रहे हो और उसके साथ साथ में आप लायबिलिटीज क्रिएट करते जा रहे हो, तो आप मिडिल क्लास हो, स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन एक तीसरा केस, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, 20,000 30,000, कोई भी आप किसी भी सैलरी पे जॉब कर रहे हो, तो आप उसका कुछ पोर्शन अपने इनकम स्टेटमेंट में डाल रहे हो कि जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस है उनको पूरा करने के लिए, और उसका एक पोर्शन आप एसेट बिल्ड करने पर लगा रहे हो। जो एसेट्स मैंने आपको गिनाए वो बिल्ड करने पर आप लगा रहे हो। तो अब आप फर्क देखिए, अभी भी आप ज़्यादा सैलरी नहीं कमा रहे, अब 25-30,000 जितनी भी सैलरी कमा रहे हो उसका एक पोर्शन से आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ें उसको पूरा कर रहे हो और कुछ पोर्शन आप एसेट बिल्ड करने पर लगा रहे हो। तो धीरे धीरे करके आप एसेट बिल्ड करते जाओगे तो जॉब भी कर रहे हो। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका जो एसेट वाला कॉलम है जब ये भर जाएगा तो आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपका जो एसेट होगा वही आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा। और जब आपका एसेट आपकी इनकम का सोर्स बन जाए तो उसके बाद आप अपनी लायबिलिटीज कितनी भी बढ़ा लो कभी फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त है आपके एसेट से ज़्यादा आपकी लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने एसेट बिल्ड कर दिए, आपने रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, कोई साइड बिजनेस खड़ा कर दिया, तो अब आपको उससे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो रियल एस्टेट, तो उससे आपको रेंटल इनकम मिलेगी। आपने बॉन्ड्स इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बनाई है तो वहां से आपको रॉयल्टी मिलती है। तो इतने अलग अलग तरह के एसेट बिल्ड करने के बाद जब आपके पास इनकम आती है, सपोज करो आपने होम लोन ले रखा है या फिर आपने कार लोन ले रखा है, आपने कोई फोन फाइनेंस करा रखा है, तो इस तरीके के अगर आपने लोन ले रखे हैं तो इजीली आप इन इतने सारे एसेट में से किसी एक दो एसेट से इन सारी चीज़ों की रिकवरी कर सकते हो। तो आप पर एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता, आपको ना तो जॉब पर डिपेंड होना पड़ता है और आप फ्री होकर अपनी जिंदगी जीते हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग
रिच, जो इस किताब के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि गरीब क्यों गरीब है, मिडिल क्लास वाले क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और अमीर क्यों अमीर है। और इन सारी चीज़ों को मैंने आपको डायग्राम के साथ इसीलिए समझाया है जिससे और आसान हो। इस किताब के अंदर ये सारी चीज़ें डायग्राम के साथ बताई गई हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सिंपली आपको इतना समझने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी जो लाइफ है, मेरी जो फाइनेंसिस है, उस मेरी लाइफ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। फर्स्ट केसेस में बताई मैंने जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी वैसी है, दूसरे केसेस में बताई वैसी है, तीसरे केसेस में बताई वैसी है। तो कैसी भी हो उसको कन्वर्ट करो, जो मैंने थर्ड केसेस वाली आपकी बताई है वो आप डायग्राम में देख रहे होगे कि पहले एसेट बिल्ड करो और आपकी एसेट ही आपकी एक्चुअल इनकम होनी चाहिए, देन आप लायबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो। अमीर इंसान की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो इनकम स्टेटमेंट होती है, जो बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर इनकम के तौर पर वो कभी भी अपनी सैलरी को कंसीडर नहीं करता। आप इस चीज़ को बस समझ जाओ, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट वीडियो से नहीं देखो तो उनको ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माइंड योर ओन बिजनेस। जब भी हमसे कोई इस तरीके से बोलता है ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल पर किसी ने छुरी चला दी है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो ये बात बोलता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, वो बिल्कुल सही बोलता है कि भाई अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, किसी दूसरे की लाइफ में, किसी दूसरे के अफेयर्स में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बुक, इस बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के ऑथर है, उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर दिया है माइंड योर ओन बिजनेस के ऊपर। अब ये जो चैप्टर है बड़ा प्यारा चैप्टर है। इस किताब, पूरी किताब का क्रक्स है, यानी कि आप इस चैप्टर को समझ गए, ये मान लीजिए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ली। माइंड योर ओन बिजनेस हम इसमें समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो बेसिक अकाउंटिंग होती है, जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, वो सभी के सभी हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये जो फाइनेंशियल सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें सारी की सारी फाइनेंशियल बुक्स कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उससे पहले हम इस किताब रिच डैड पुअर डैड का जो थर्ड चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। 2 चैप्टर ऑलरेडी स्टडी हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वीडियोस देखो। अब हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो है माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसको ना बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी होगी। आप सभी को पता है जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे से डिसाइडेड स्टडी होती है। जैसे आपको पता है कि आपसे बोला भी जाता है, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे कि आपसे कहा जाता है कि अगर आप बायो लेते हो तो आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, एक बढ़िया डॉक्टर बनोगे। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आप आगे जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक बैंकर बनोगे। अगर आप मैथ, फिजिक्स, यानी कि जितने भी आईआईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, फिजिक्स हुआ, इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से इंजीनियरिंग करते हो तो आप एक बढ़िया इंजीनियर बनोगे। इसी के साथ साथ अगर आप अच्छे से लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप एक बहुत बड़े लॉयर बनोगे। ये सारी चीज़ें ना आपने देखा होगा कि आप सभी के स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं तो कुछ डिसाइडेड क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो डिसाइड कर दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो डिसाइडेड हैं। आप उनको पढ़ोगे तो आप ये बन जाओगे। ये पूरी तरह से क्रोनोलॉजी डिसाइडेड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि अगर आप इस मशीन में घुसोगे तो आप ये प्रोडक्ट बन के निकलोगे। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और यही हमारे साथ होता है। हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको ऑलरेडी चीज़ें बता दी गई हैं कि आप ये करोगे तो ये बन जाओगे। अब यहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं और यही कारण है कि आगे जाकर ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जब आप इन प्रोफेशनल से पूछोगे ना व्हाट्स योर बिजनेस, तो अगर कोई आईआईटीएन होगा जो आईआईटी करके इंजीनियर बन गया होगा तो वो पता क्या कहेगा, माय बिजनेस इज कि मैं इस बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ। किसी डॉक्टर से पूछोगे ना व्हाट्स योर बिजनेस, वो कहेगा मैं इस बड़े हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर हेल्थ इशू के लिए स्पेशलिस्ट हूँ, इस हॉस्पिटल में बैठता हूँ। अगर कोई बैंकर है उससे आप पूछोगे व्हाट्स योर बिजनेस, तो वो कहेगा मैं एक बैंकर हूँ। लेकिन यही सच्चाई सामने आ जाती है जब आप उनसे
पूछो ना, किसी बैंकर से पूछो कि किस बैंक को ओन करते हो, तो वो कहेंगे यार ओन कहाँ से करते हैं, एक पर्टिकुलर बैंक है उसमें जॉब करते हैं। वैसे आप डॉक्टर से पूछोगे कि कौन सा हॉस्पिटल है तुम्हारा, तो वो आपसे क्या कहेंगे, यार मेरा तो कोई हॉस्पिटल नहीं है बट मैं इस हॉस्पिटल में जॉब ज़रूर करता हूँ। ऐसे सीए के साथ, ऐसे डॉक्टर के साथ, सबके साथ यही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशन है वही बिजनेस है। और ये क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है कि जो हमारी नर्चरिंग हुई है, जो बचपन से जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है, जिस तरीके से अपनी ग्रोथ करी है, वो सारी चीज़ें ये हमारे माइंड को स्टक कर देती हैं। और यही कारण है आज आप देख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे बिजनेसमैन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मार्केट के अंदर आप जाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने अलग अलग तरह की फॉर्म चला रहे हैं, बट एक्चुअली दे डोंट डिजर्व दैट। यानी कि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, उनके पास वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ही नहीं है, बिजनेस नहीं है। द रीज़न इज़, क्या रीज़न है सबसे बड़ा, ये जो नर्चरिंग मैंने आपको बताई, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो एक बार किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल हो जाता है, अब उसके सामने कैसे भी चैलेंजेस आएँ, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जितना उसने पढ़ा है। वो अदर डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाता, और ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। और ये फ्लॉ क्रिएट होता है माइंड योर ओन बिजनेस नहीं पता होने की वजह से। माइंड योर ओन बिजनेस इज सिंपल थिंग कि आप सामने वाले को तो पैसा कमा कर दे रहे हो, साथ में आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिससे आप अपने लिए पैसा कमा सको। सिंपल इज दैट कि माइंड योर ओन बिजनेस इज इक्वल्स टू एसेट, या फिर बिजनेस इज इक्वल्स टू एसेट। ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी बिजनेस की या फिर माइंड योर ओन बिजनेस की। तो प्लीज़ इस चीज़ को पहले कंफर्म करें। आप किसी भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन को आप बिजनेस ना समझें। बिजनेस मीन्स एसेट, यानी कि सपोज करो, सीधी बात है, आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस कंपनी को आप 10 रुपये कमा कर दोगे, तब जाकर आपको 1 रुपये मिलेगा। इस चीज़ को आपने फील किया होगा, अगर आपने कहीं नौकरी करी होगी तो आप किसी कंपनी के लिए 10 रुपये काम करोगे तब आपको 1 रुपये मिलता है। अब माइंड योर ओन बिजनेस क्या कहता है कि आप अपने लिए 10 रुपये भी कमाओ और आपको किसी को 100 रुपये कमा कर भी ना देना पड़े। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब होता है जब आप अपने लिए एसेट बिल्ड करते हो। एसेट के अंदर क्या होता है? कोई आपका एसेट है। एसेट एक्चुअल में क्या होता है, तो उसके लिए मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत प्यारे तरीके से पूरा आपको समझा है कि एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, माइंड योर ओन बिजनेस मीन्स व्हाट? एसेट। अब ये एसेट में क्या होता है, कोई एसेट है आपका, उसमें आपने पैसा डाला, तो वो वहाँ से जितनी भी आपके पास इनकम आएगी, जो भी पैसा आप वहाँ से कमाओगे, वो पैसा आपका होगा। उस पैसे को कमाने के लिए आपको किसी और के लिए पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। किसी एसेट से अगर आपको 1000 रुपये की कमाई हुई तो वो 1000 रुपये पूरा पूरा आपका है। ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपये कमाने के लिए आपने किसी को 10,000 रुपये कमा कर दिए। और नौकरी में क्या होता है कि अगर आप किसी को 10,000 रुपये कमा कर देते हो तभी आप 1000 रुपये कमाओगे। और ये कब होता है? जब हमें नहीं पता होता कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या होता है। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ बहुत बड़े डेंजर में है अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते। क्यों? आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कहीं भी किसी भी तरह नौकरी कर रहे हो, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जॉब के साथ साथ अर्ली एज में आपको पैसा बचाना है, सेव करना है। और सेव इन द सेंस कि आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं डालना, उस पैसे से आपको अपने एसेट बिल्ड करने हैं। ये एसेट क्या करते हैं? ये एसेट आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, यानी कि जो आपकी जॉब पर डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने आज एसेट बिल्ड करना स्टार्ट किया और फिर आपने 5 साल के अंदर ही अपनी नौकरी क्विट करके और इतने एसेट बिल्ड कर दिए कि आज आप बहुत पैसा कमा रहे हो। ये होता है बट बहुत कम केसेस में होता है। अगर हम जनरली नॉर्मली मान के चलें तो आपको कम से कम 10 साल लगते हैं एसेट बिल्ड करने में। सपोज करो आप 25 के हो और 25 यानी कि 25 साल की एज में आप कहीं नौकरी करना स्टार्ट करते हो, तो आप 35 साल 40 साल तक जॉब करते हो और साथ साथ में आप एसेट बिल्ड करते जाते हो। यानी कि आप अपने बिजनेस पर ध्यान देते जाते हो। अपना बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस इज इक्वल टू एसेट। तो आप एसेट बिल्ड करते जाते हो और धीरे धीरे करके क्या होता है कि आप जितना अपनी जॉब से पैसा कमा रहे थे उतना इनकम आपके एसेट देना स्टार्ट कर देते हैं एंड आप इजीली अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो 40 साल की उम्र में। और उसके बाद आपको कहीं काम करना
करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि 30s में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं इस सिस्टम के थ्रू अगर हम चलते हैं तो 40 साल की एज में हम इजीली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब होता है आपका माइंड योर ओन बिजनेस का। ऑथर ने भी इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर चीज़ें समझाई हैं, कई एग्जाम्पल लिए, बट मैंने आपको एक्चुअल में बताया कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपने अगर 5,000 रुपये किसी एसेट में लगाए तो वो 5,000 रुपये अब आपके बन चुके हैं गुलाम। अब आपको वो 5,000 रुपये वापस नहीं लेने, उन 5,000 रुपयों का यूज़ करके आपको और गुलाम क्रिएट करने हैं, फिर उन गुलाम का इस्तेमाल करना है अपनी लग्जरीज को फुलफिल करने के लिए। कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो पहले एसेट बिल्ड करो, उस एसेट से जो इनकम आए उससे गाड़ी लो। यानी कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने गुलाम क्रिएट करा, उसके बाद उसने और गुलाम क्रिएट करे, उनका यूज़ करके आपने अपनी लग्जरी पूरी करी। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। तो आप समझ चुके होंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या है, और ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेट लायबिलिटीज़ क्या हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, प्लीज़ उसके लिए लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके समझाई हैं। तो इस प्यारी सी किताब यानी कि रिच डैड पुअर डैड के और आने वाले चैप्टर्स को देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स को कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये सीरीज़ ही हमने स्टार्ट करी है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो इसको सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन बहुत प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता। कई बार चैप्टर को पढ़ने के बाद तब पता चलता है एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये है बहुत प्यारी किताब जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। इस किताब के ऊपर ऑलरेडी हम 3 से 4 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं। अब हम आगे आने वाले चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके चौथे चैप्टर को कवर करेंगे, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छी सीरीज़ जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस किताब को, इस चैप्टर को कितनी बार भी खुद से पढ़ लेना, सिर्फ इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको ये पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ पुराने वीडियोस को देखो जिनमें हमने 3 से 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ये अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सीरीज़ है, और अब आगे हर बुक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर 2 वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, टैक्सेस एंड द कॉरपोरेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्सेस और कॉरपोरेशन के मतलब क्या होता है और इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो हम आगे की चीज़ें कैसे समझेंगे। तो टैक्सेस आप सभी जानते होंगे, टैक्स का मतलब जो पैसा हम अपनी इनकम सैलरी में से गवर्नमेंट को देते हैं उसे टैक्सेस बोले जाते हैं। इनकम टैक्स होता है, कई तरह के टैक्सेस होते हैं। कॉरपोरेशन, एक कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? देखो कॉरपोरेशन मतलब क्या होता है, आप कहीं काम कर रहे होंगे, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, एंड आप जॉब कर रहे होंगे तो आपकी एक कम्युनिटी होगी, आपके साथ में कई सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। तो ये जो कम्युनिटी होती है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इन सबको मिलकर बनती है एक कॉरपोरेशन। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कॉरपोरेशन आपके लिए नहीं है, ये कॉरपोरेशन है उस व्यक्ति के लिए जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हो। यानी कि जो आपका बॉस है उसके लिए ये कॉरपोरेशन है, आपके लिए तो सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप सिर्फ वहाँ पर एक जॉब कर रहे हो। तो कॉरपोरेशन का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस या बिजनेसमैन। बिजनेस, बिजनेसमैन या फिर कॉरपोरेशन, तीनों वर्ड का यूज़ कर लो, एक ही मतलब होता है बिजनेस, बिजनेसमैन और कॉरपोरेशन। तो ये बेसिक सा मतलब होता है, बेसिक डिफरेंस होता है टैक्स और कॉरपोरेशन के बीच में, आपको समझ आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ज़रूर पढ़ा होगा, और वही चीज़ मैंने इस चैप्टर को आसान तरीके से समझाने के लिए क्रिएट करी, जिससे कि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो यहाँ पर टैक्स, कॉरपोरेशन और सैलरी यानी कि जॉब, तीनों को मिलकर एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक नहीं, 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कहता है सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टैक्सेस, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैक्स के। और दूसरा फॉर्मूला है कॉरपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैक्सेस। क्या है इसको समझते हैं। सैलरी यानी कि जॉब,
जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको सैलरी कंसिडर किया जाता है। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है। ये सिंपल सा फंडा है आपका, सैलरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टैक्सेस। जब व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे उसका टैक्सेस बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वो टैक्स देना उसका ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा है आपका कॉरपोरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैक्सेस, यानी कि जैसे व्यक्ति कॉर्पोरेशन बढ़ती है, कॉर्पोरेशन मतलब बिजनेसमैन, जैसे एक बिजनेसमैन बढ़ता है, उसकी कंपनी ग्रो करती है, उसका बिजनेस ग्रो करता है, वैसे वैसे उसके टैक्सेस कम होते जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक बोलते नहीं कि एक मैसिव चीज़ है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये व्यक्ति पैसा कमाता जा रहा है, अपनी कंपनी को ग्रो करता जा रहा है, फिर ऐसा क्यों है कि इसके टैक्सेस कम होते जा रहे हैं, टैक्स क्यों कम पे कर रहा है। यही इस पूरे वीडियो का एक्चुअल कंसेप्ट है, एक्चुअल टारगेट है आप सभी को समझाना कि बहुत सैलरी कमाने के बाद भी ये बिजनेसमैन क्यों ना के बराबर टैक्स भरते हैं, वहीं जो एम्प्लॉई हैं वो ज़िंदगी भर काम करते हैं और सरकार को पैसा देते जाते हैं। तो आइए इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। आई होप कि आपको बेसिक्स क्लियर हुए हों इस चैप्टर के। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इनको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में या फिर अगर हम बात करें इस पूरी किताब में 3 तरह की कैटेगरीज पर फोकस किया गया है, एक गरीब, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा रिच, यानी कि एक पुअर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा रिच क्लास। इन तीनों को लेकर ये पूरी किताब इर्द गिर्द इन तीनों के आसपास घूमती रही है और ये तीन ही हैं। अगर हम फाइनेंशियल जर्नी की बात करें, अमीर बनने की बात करें, तो यहाँ पर इन तीनों का ही रोल रहता है, गरीब का, मिडिल क्लास का और अमीर का। तो यहाँ पर अब हम टैक्सेस और कॉरपोरेशन इन सारी चीज़ों को इन तीनों के एस्पेक्ट से समझते हैं। इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर में आपके चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रिच हो, ये तीनों की एक अलग अलग यूएसपी हर एक चैप्टर में दी हुई है। और इस चैप्टर की जो यूएसपी है, इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्सेस। चलो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम गरीब की बात करते हैं। ये मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है। उसमें हमने बैलेंस शीट के हिसाब से समझाया था कि जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जर्नी में एसेट और लायबिलिटीज़ नहीं होते वो एक्चुअल प्योर गरीब होता है। अब दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कोई व्यक्ति प्योर गरीब कैसे होता है। एक्चुअल में प्योर गरीब की डेफिनेशन है कि वो टैक्स नहीं देता। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो टैक्स नहीं देता मतलब क्या है। अब कोई व्यक्ति है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, उसकी सैलरी कितनी होगी, सालाना कितनी होगी, 150-2 लाख रुपए। अब 150-2 लाख रुपए आपको पता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो यानी कि ये प्योर गरीब है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई मेड काम करती होगी, आपने हर तरह के इंसान देखे होंगे, सुबह काम करते हैं, शाम को खर्च कर दिया, थोड़ी बहुत सेविंग है बच्चों की पढ़ाई के लिए, छोटी मोटी किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटी मोटी शादी कर ली और थोड़ा सा अपने जो है सेविंग रहती है उनके पास। तो ये प्रॉपर गरीब होते हैं जिनकी लाइफ में टैक्सेस का कोई नाम ही नहीं होता, स्पेशली इनकम टैक्स। तो एक तो ये कैटेगरी होगी। अब दूसरी आपकी आती है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का सबसे जो एक कहावत है कि मिडिल क्लास क्यों हमेशा स्ट्रगल करती है, वो हम इसमें एक और नए एस्पेक्ट से समझने वाले हैं। मिडिल क्लास की बात करें तो ये क्यों स्ट्रगल करती है। सबसे बड़ी चीज़ पहले मिडिल क्लास समझते हैं। मिडिल क्लास होती क्या है। मिडिल क्लास वो सारी क्लास जो हाईली एजुकेटेड होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों करोड़ों के पैकेजेस पर काम कर रही हैं। जैसे आपके डॉक्टर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, इंजीनियर हुए जो IIT करते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी हाईली प्रोफेशनल्स डिग्रीज होती हैं जो अचीव करके बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास है। पहले क्लियर कर दूं, रिच का मतलब कभी आप किसी की इनकम से जस्टिफाई मत करना कि वो रिच है या गरीब है। रिच का मतलब एसेट होता है और ये लोग नौकरी में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब इनकी एक सबसे बड़ी मैं आपको सीक्रेट बताऊं, सबसे बड़ा फंडा बताऊं इन लोगों का, जो मिडिल क्लास वाले क्यों स्ट्रगल करते हैं। जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो काम अमीरों के लिए करते हैं और पैसा गरीबों के लिए कमाते हैं। इसको मैं आपको बड़े प्यार से समझाने वाला हूँ। आपने देखा मिडिल क्लास वाले कौन होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अब ये बड़ी कंपनी क्या है, बड़ी कंपनी जो बड़ी जिनका टर्नओवर लाखों करोड़ों का है, वो बड़ी कंपनीज होती हैं और इनके जो ऑनर होते हैं वो रिच होते हैं। तो उनकी कंपनीज में ये काम कर रहे हैं और काम करने का करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो प्रोफेशनल होता है जब वो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है तो उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं उस चीज़ के। किसी का पैकेज 50 लाख का है, किसी का 60 लाख का है, किसी का 1 करोड़ का है। तो वहाँ से इन्होंने इतना पैसा अचीव किया। अब इसने काम किसके लिए किया, बड़ी कंपनी, अमीर इंसान के लिए। अब इसके पास आया पैसा, सैलरी आई। अब सैलरी से सीधा गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी, किस चीज़ के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी गांव में, छोटे मोटे शहर में जो गरीब लोग रहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट कई तरह की स्कीम्स लेकर आती है।
बहुत तरह की स्कीम्स होती है जिनमें उन्हें अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ दी जाती है। जैसे किसी को मेडिकल के लिए आपने आयुष्मान भारत स्कीम देखी थी, इसके अलावा किसी को सिलेंडर में सब्सिडीज़ दी जा रही है, किसी को आपने देखा होगा बहू बेटियों के जो अकाउंट थे उसमें 1000-2000 रुपये महीने के डाल दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे करके आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंटल स्कीम्स होती हैं जो लोगों को दी जाती है। अब ये कौन से लोग हैं? ये गरीब लोग हैं, जो प्रॉपर गरीब हैं, जो कोई टैक्स पे नहीं करते, जिनका इनकम टैक्स बिल्कुल ना के बराबर है। तो ना के बराबर क्या, बिल्कुल है ही नहीं। तो ये वही गरीब लोग होते हैं जिनको ये सब्सिडीज़ दी जाती हैं। अब ये जो सब्सिडीज़ आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो उसी पैसे से आ रही हैं जो पैसा गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास वालों से उनकी सैलरी से टैक्स की फॉर्म में लिया था। अब आप ये पूरी एक सिस्टम समझे कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति है जो अमीर के लिए काम कर रहा है, सैलरी कमाई, उस सैलरी का पोर्शन गवर्नमेंट ने फिक्स ले लिया और उस जो पोर्शन उसने टैक्स की फॉर्म में लिया है उसका यूज़ करके उसने गरीबों के लिए सब्सिडीज निकाल दी। तो इस तरीके से मिडिल क्लास स्ट्रगल करता है और भर भर के टैक्स पे करता है। अब इसके बाद तीसरी क्लास आती है आपकी रिच क्लास। अब रिच क्लास का फंडा क्या है? रिच क्लास ये वही कॉरपोरेशन, बिजनेसमैन, ये इस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा कमाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसकी कंपनी में काम कर रहा तो ये ज़्यादा ही कमाता होगा। तो ये ज़्यादा पैसा कमा कर भी इस व्यक्ति मिडिल क्लास से कम टैक्स पे करता है। ऐसा क्यों? अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलने वाली है। यानी कि जो व्यक्ति इस वीडियो में यहाँ तक टिका है, अब एक्चुअल में वो चीज़ लेकर जाने वाला है जो ऑथर इस चैप्टर में समझाना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ यही है। अब सपोज करते हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक है जो किसी बड़ी कंपनी में हाई पेड सैलरी पे काम कर रहा है, हाई सैलरी पे काम कर रहा है। सपोज करो इसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है। और वहीं एक और व्यक्ति है जिसकी खुद की कंपनी है, खुद की कॉर्पोरेशन है, खुद का बिजनेस है। अब मान के चलो वो भी साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, 1 करोड़ की उसकी भी इनकम है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो व्यक्ति है जो 1 करोड़ सैलरी ले रहा है किसी बड़ी कंपनी में काम करने का, ये व्यक्ति जैसे इसको साल के एंड में पैसा मिलता है उस कंपनी से, तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा अपने पास रख लेती है। सपोज करो 1 करोड़ है, 30% इस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो 30 लाख गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। बचा कुचा पैसा इसके पास जो भी बचेगा उस पैसे का इस्तेमाल करके, अगर इसको लैपटॉप लेना है, आईफोन लेना है, गाड़ी लेनी है, तो वो सारी चीज़ें ये बचे कुचे पैसे से अपने खर्चे पूरे करेगा। ये तो ये हुआ। यानी कि अगर ये कोई भी खर्चा करता है अपनी सैलरी से, तो वो खर्चा करने के बावजूद जो इस पर टैक्स लगाया जाएगा वो इसके 1 करोड़ पूरी अमाउंट पर लगाया जाएगा। अब दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन, एक कॉर्पोरेशन, जिसने भी 1 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ की इनकम बनाई है अपने बिजनेस से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, इसने 1 करोड़ की इनकम बनाई, इसके बाद ये कोई भी सामान खरीदता है, चाहे आईफोन लेता है, चाहे कोई गाड़ी लेता है, चाहे कहीं ट्रिप पर जाता है, अपनी फैमिली को लेकर जाता है, किसी भी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है, तो ये जितने भी इसके एक्सपेंसेस हैं इन सबको ये अपने बिजनेस से आई हुई इनकम से करेगा माइनस। फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से ये देगा सरकार को टैक्स। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। सपोज करो, मान के चलते हैं इसने 1 करोड़ रुपए कमाया और 1 करोड़ में से इसने 98 लाख रुपीस खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, वो पूरे खर्च कर दिए। बचे कितने? इस पर कितना टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स लगना है? 30%। अब ये व्यक्ति 1 करोड़ पर 30% नहीं देगा, ये व्यक्ति 2 लाख पर 30% देगा। 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000 रुपये। यानी कि इसने 1 करोड़ कमाए तो इसने 60,000 रुपये टैक्स दिया गवर्नमेंट को। इसने 1 करोड़ कमाया तो इसने फ्लैट 30% गवर्नमेंट को टैक्स दिया। दिस इज़ द डिफरेंस। ये मेजर डिफरेंस होता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय जॉब के अंदर, जब हम जो जॉब करते काम करते हैं, और एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेसमैन, एक कॉरपोरेशन के अंदर। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक जो एम्प्लॉय होता है जो ये जॉब कर रहा है, भले ही इसका पैकेज 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। और ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो बिजनेस चला रहा है, ये जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट है। एसेट और लायबिलिटीज़ इस सीरीज़ के शुरुआत के वीडियोस में हमने बहुत आसान और बहुत डिटेल में जाने हैं। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब ये लायबिलिटी क्यों है? जो एम्प्लॉय है वो लायबिलिटी क्यों है? सीधी बात है, एम्प्लॉय यानी कि सरकार इसको रोजगार दे रही है। सरकार तिगड़म लगा के कुछ भी करके, नई योजनाएं लेकर आके, कुछ भी नई कंपनी क्रिएट करे, कुछ भी कर रही है, वो इनको रोजगार दे रही है। यानी कि ये उनके लिए लायबिलिटी का काम करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इनसे फिक्स चार्ज करती है कि भाई हमें पहले टैक्स दे दो, बचे कुछ पैसों से आप अपनी जो भी खर्चे उन्हें पूरा कर लेना।
ये कॉरपोरेशन, ये जो बिजनेस है ना, इसका फंडा क्या है कि भाई ये कॉरपोरेशन है, सरकार का काम क्या है कि लोगों को रोजगार देना, और इस कॉरपोरेशन का काम क्या है, यानी कि ये कॉरपोरेशन, ये जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी कि ये गवर्नमेंट को कॉपरेट कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट कर रहा है, गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी, ना कि उससे टैक्स वसूलेगी। इसलिए गवर्नमेंट इसको छूट देती है कि भाई तूने जो इनकम जनरेट करी है उसके बाद जो तेरे खर्चे हैं, जो बिजनेस रन करने में जो तेरे एक्सपेंसेस आए हैं, गाड़ी ली है आपने, फ़ोन लिया है, मीटिंग्स करी हैं, कहीं बाहर गए हो, किसी भी तरह का कोई भी खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे एक्सपेंसेस अपने इनकम में से माइनस करो, बचा कुचा हमें दे देना, यानी कि बचे कुचे में से हमें दे देना। इसलिए ये डिफरेंस होता है। तो एक एम्प्लॉय लायबिलिटी होता है और एक बिजनेसमैन एसेट होता है गवर्नमेंट के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सरकार के लिए लायबिलिटी बनना चाहते हो या फिर एसेट बनना चाहते हो। इसके साथ साथ एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग जिसको और आसान बना देते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है वो पहले सैलरी, उसकी इनकम आती है, इनकम के बाद उससे टैक्स काटा जाता है, फिर बचे कुछ से वो अपना खर्चा चलाता है, यानी कि इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू जो बचा वो एक सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय के पास बचता है, उसी में से खर्च उठाने होते हैं। यानी कि पहले वो मेहनत करके पैसा कमाता है, फिर उसके बाद सरकार का पेट भरता है, यानी कि उसे टैक्स देता है, फिर उसके बाद बचे कुचे से अपना पेट भरता है। वहीं जो बिजनेसमैन होता है, जो कॉरपोरेशन वाला होता है, वो पहले इनकम जनरेट करेगा, उसके बाद अपना पेट भरेगा, यानी कि जो उसके खुद के खर्चे होंगे, जो उसके खुद के एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरा कर लेगा, फिर बचा कुचा होता है उसमें से वो टैक्स देता है। कमाया, खुद खाया और बचे कुछ से सरकार को दे दे, ले भाई अब तू पकड़ ले। दिस इज़ द पूरा का पूरा सिस्टम जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने जो है अमेरिका का टैक्स की हिस्ट्री बताई है, वहाँ के कॉरपोरेशन के बारे में बताया, बट मैंने आपको जो इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सको, जो आपको समझ में आ सके, उसके हिसाब से पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और एक चीज़ और, ये जो सीरीज़ अपनी चल रही है ये तो अपनी रिच डैड पुअर डैड के ऊपर है, ये आपकी किताब है, इसके ऊपर अपन रन कर रहे हैं इस समय सीरीज़। तो इसको कंप्लीट जब कर लेंगे तो आप नेक्स्ट जो सीरीज़ है, यानी कि नेक्स्ट कौन सी बुक चाहते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये उसी से पूछी जाती है जो लास्ट तक आप भी मुझे अगर कॉर्पोरेट करोगे तो फिर मैं आप पे क्यों टैक्स लगाऊंगा, आपको और बेनिफिट दूंगा। तो सिंपली आप वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो, इट मीन्स यू आर कॉर्पोरेटिंग मी। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो आप किस बुक पे चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल तो हम इसको पूरा कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आपकी इस चैप्टर के अंदर कॉर्पोरेशन जो वर्ड है उसके पहले पावर का यूज़ किया है। रिच इन्वेंट मनी, ये जो लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे, रिच इन्वेंट मनी, ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है लाइन, रिच इन्वेंट और मनी। ये इस किताब, इस प्यारी सी किताब रिच डैड पुअर डैड का 5th चैप्टर है। बहुत प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, आपको शायद इस पूरी किताब में ना मिले इस चैप्टर के अलावा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस पे जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जितने भी और चैप्टर्स पे बात करी है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को आसान तरीके से समझाया है। अब हम इस पे बात करते हैं रिच इन्वेंट मनी। अब रिच इन्वेंट मनी यानी कि जो पैसा है इसको कौन इन्वेंट कर रहा है, रिच कर रहा है। यानी कि जो व्यक्ति पैसा बनाता है उस व्यक्ति को अमीर बोला जाता है। अमीर किसे बोला जाता है, जो पैसा बनाता है। तो ये इस दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है। जो व्यक्ति पैसे को इन्वेंट करता है उसको रिच बोला जाता है। अब हम कैसे पैसे को इन्वेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में आप आगे सीखने वाले हो। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हो, कुछ नई केमिकल फॉर्मेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट केमिकल फॉर्मेशन है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना एक अलग चीज़ होती है। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप चीज़ों की गहराई को समझ जरूर सकते हो। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ों को समझना पड़ेगा। वैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, बायो की बात करें, आपके सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को उठा लीजिए आप। इनमें अगर आप कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हो, कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने चीज़ें इन्वेंट करी उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, उसके बाद हम नई चीज़ों को इन्वेंट कर पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम सभी की ज़िंदगी में, वो पता है क्या है, कि हमें ये जो सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे सब्जेक्ट हमें घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि पैसा, मनी, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर पे पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है, कहीं कोई पढ़ाता ही नहीं हमें। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? इनमें, किताबों के अंदर। अब किताबें तो हमें पढ़ने का मन नहीं होता, किताबें पढ़ने में हर किसी को मन नहीं लगता, बोरियत फील होती है। तो कोई नहीं, वीडियोस देखो, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। तो अब हमें पैसे के बारे में तो कोई पढ़ाता नहीं है, और पैसे की समझ, पैसे के बारे में पढ़ना, मनी की लैंग्वेज सीखना, अंडरस्टैंड करना, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल एजुकेशन बोला जाता है। यानी कि पैसे की गहराई में जाना, पैसे को समझना, इसकी लैंग्वेज को समझना, फाइनेंसिस को समझना, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। और फाइनेंशियल एजुकेशन जो व्यक्ति अच्छे से ले लेता है, जो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेता है, वो पैसा बना लेता है। इसीलिए तो आपने 2 स्टेटमेंट सुनी होंगी। एक स्टेटमेंट क्या है? आई अर्न 1 करोड़ इन 1 मंथ, और दूसरी स्टेटमेंट है आई मेक 1 करोड़ इन 1 मंथ। अब दोनों में फर्क देखिए, आपको कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा बोल्ड लग रही है? ये वाली आई अर्न 1 करोड़ इन 1 मंथ, या आई मेक 1 करोड़ इन 1 मंथ? फ़र्क समझे आप? एक तो ये कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाता हूँ, और दूसरा बोल रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ बनाता हूँ। क्या पैसे? दोनों में फ़र्क देखिए। जो बना रहा है ना, वही एक्चुअल में रिच इंसान है, वो इन्वेंशन कर रहा है, वो इन्वेंट कर रहा है। और व्यक्ति कब बना पाता है पैसे? जब वो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करता है। तो आप फाइनेंशियली एजुकेट कैसे हो सकते हो? उसके 4 पिलर इस किताब के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने डिस्कस करे, और उन्हीं 4 पिलर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो 4 पिलर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिए, यू विल बी वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन, और आप पैसा बनाना सीख जाओगे। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? उनमें से पहला पिलर आता है माय डियर फ्रेंड, अकाउंटिंग। अब ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये वो अकाउंटिंग नहीं है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं। आपको इस अकाउंटिंग को सीखने के लिए बहुत सारी किताबें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी बेसिक अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग जो एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती हैं। बेसिक अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में ऑथर ने बात करी है, और मुझे पर्सनली भी लगता है कि वो सारी चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे एक दूसरे से आप कोऑर्डिनेट करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सुधार सकते हो, इसी अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इनकम क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। 2nd चैप्टर इसी किताब का वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हमने बहुत डिटेल में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, सबको बारीकी से समझाया जाना है, और एक ही वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो पहला रूल है, पहला पिलर है अकाउंटिंग समझना, बेसिक अकाउंटिंग समझना। दूसरा पिलर आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, पैसे को बढ़ाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एक अच्छा और स्मार्ट इन्वेस्टर। एक अच्छा, जब एक व्यक्ति जिसके पास स्मार्टनेस होगी, जिसको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है, उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होती है, वही व्यक्ति अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और वही व्यक्ति अपने पैसे को ग्रो कर सकता है। अब इस किताब के अंदर ऑथर ने 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में जिक्र किया है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर ऑथर की वो थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा जो एक इन्वेस्टर की होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी। अब यहाँ पर ऑथर ने 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में जिक्र किया। पहला इन्वेस्टर है इनडायरेक्ट इन्वेस्टर। इनडायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है? जो इनडायरेक्टली चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टर। डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है? जो डायरेक्टली चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है, इसी को ऑथर ने स्मार्ट इन्वेस्टर बोला है। अब इसको स्मार्ट क्यों बोला है, आइए इसको समझते हैं। और ये आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है, और माइंडसेट देने में ये जो किताब है ना, माइंडसेट देने में एक्सपर्ट है। अब इन्वेस्टर्स के बारे में समझते हैं। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी पर डिपेंड होकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है, जब आप किसी पर डिपेंड होकर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है,
वहाँ पर आप अपने हिसाब से पैसा नहीं कमा सकते, आप उस व्यक्ति के हिसाब से पैसा कमाओगे जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करी है। और ये दूसरे व्यक्ति के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर उन्हें रिस्क लेना नहीं आता। उन्हें रिस्क लेना नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि पैसे को लेकर रिस्क कैसे ली जाती है। इसी सीरीज़ के एक वीडियो के अंदर, अब सरप्राइज है, मैं उस वीडियो का नाम नहीं बताऊंगा, उस वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल में बात करी है कि आप पैसे को लेकर रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो वो आप ज़रूर देखना। तो इसको पैसे को लेकर रिस्क मैनेज करना नहीं आता, जिसकी वजह से ये हमेशा मार्केट में दूसरे लोगों को ढूंढता रहेगा कि इसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करूं, उसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करूं, इसको पैसा देगा, उसको पैसा देगा। अब होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड, SIP ये सब कर रहे होते हो ना, तो 50-60 साल की एज हो जाती है आपकी, तब जाकर आपके पास एक अच्छा फंड आ पाता है और बीच में कहीं मार्केट ऊपर नीचे हुई तो पैसा भी चला जाता है। तो ये होता है उस व्यक्ति के साथ जो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। इसलिए ऑथर ने बोला जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऐसे माइंडसेट वाले होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जल्दी अमीर नहीं बन पाते, और बनते भी हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, 50-60 साल की उम्र में बनते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे इन्वेस्टर मत बनिए जो इनडायरेक्टली हो। दूसरी हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, आपके राकेश झुंझुनवाला जी, इनके नाम तो सुने ही होंगे। ये सभी के सभी आपके डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, ये सभी के सभी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इस तरह के लोग जो है मार्केट में डायरेक्टली घुसते हैं। क्यों? इन्हें पता है कि शुरुआत में मार्केट में जाएंगे तो पैसा लॉस करेंगे, बिल्कुल फैक्ट है, कोई दोहराई नहीं है। जब आप जैसे ही मार्केट में नए घुसोगे तो पैसा लॉस करोगे। अब होता क्या है कि जब शुरुआत में मार्केट में घुसते हैं, पैसा लॉस करते हैं। मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट से मेरा नहीं है, मार्केट इन द सेंस वो सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उनमें जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा लॉस होता है, फैक्चुअल है, पैसा लॉस होता है, लेकिन आपको वहाँ से लर्निंग्स बहुत मिलती हैं। इसलिए बोला गया इफ़ योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गिव्स यू लर्निंग मोर देन अर्निंग देन इट इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आपको कमाने से ज़्यादा, आपको पैसे से ज़्यादा आपको लर्निंग मिल रही है, यानी कि वहाँ से आपको सीखने को मिला है, तो वो आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उससे बेहतर आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएं, कोशिश करें कि किसी पर डिपेंड होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप खुद इनिशिएट करें। क्योंकि जब आप खुद इनिशिएट करते हो ना, तो प्रॉफिट भी आप अपने तरीके से कमाते हो, पैसा भी अपने तरीके से कमाते हो। अब एक तो ब्रिज के थ्रू आप चले जाइए, जो नदी है उसको पार कर लीजिए, और दूसरा व्यक्ति होता है जो उस नदी, उस पानी से तैर कर जाता है। अब जो उस पानी के बीच से तैर कर जाएगा उसी को पता चलेगा एक्चुअल में कि उसकी क्या गहराई है, वो जो पानी है वो ठंडा है, गर्म है, उसको तैर कर पार करने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान तब सीख पाता है जब वो उसको तैर कर पार करता है। तो यहाँ पर ऑथर ने इसी चीज़ पर बहुत फोकस डाला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाओ, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, जो तीसरा पिलर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। और यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली है। क्या बोली है? कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी सीन विथ आइज, दे कैन सीन विद द माइंड। बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी लाइन है कि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होती है वो आंखों से नहीं दिखती हैं, वो दिमाग से दिखती हैं। और यही कारण है, गाड़ियाँ तो बहुत पहले से चली आ रही है मार्केट के अंदर, आप देख रहे हो रोडों पे तो बहुत पहले से गाड़ी चल रही है। ओला उबर आया, पैसा बना गया, इतना लेट क्यों आया? किसी ने वो आइडेंटिफाई किया जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। होटल इंडस्ट्री बहुत पहले से चली आ रही थी। ओयो, जैसी ओयो की एंट्री, आज ओयो कितना पैसा बना रहा है। वाई? बिकॉज ही आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ही आइडेंटिफाई द थिंग्स विच एक्चुअली अदर्स आर मिसिंग। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को, जिन चीज़ों को लोग मिस कर रहे थे, वो इसने आइडेंटिफाई करी। क्यों? क्योंकि इसने चीज़ों को आंखों से नहीं देखा, दिमाग से देखा। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ हो दुनिया के अंदर, सब लोग चीज़ों को आंखों से देखते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो दिमाग से देखते हैं, कुछ ही होते हैं जो उसको, उनका नज़रिया अलग होता है। और यही वो लोग होते हैं जो एक बिज़नेस को ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। इसलिए तो एक बिज़नेस को फाइनेंशियली एजुकेट बोला जाता है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करना सिर्फ बिज़नेस स्किल नहीं है, पैसे को मैनेज करना भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, बिज़नेस डेवलप कब होता है? जब आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट आती हो, आपको पैसे को मैनेज करना आता हो, आप रिस्क मैनेज करना जानते हो, आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आती हो। तो ये सारी चीज़ें जिसको आती है वो ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस को खड़ा कर लेगा। इसलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसको फाइनेंशियली एजुकेट भी बोला जाता है। तो मार्केट के अंदर आपको चीज़ें अपने दिमाग से फाइंड करनी, ना कि आंखों से।
अब दिमाग से कैसे फाइंड करनी है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सपोज करो ऑथर ने, जो इस किताब के ऑथर हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब मान लीजिए कि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज़। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सेम लोकेशन पर हैं, दोनों की सेम प्राइस है, ये भी 1 करोड़ की है, ये भी 1 करोड़ की है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो एक ऐसे इन्वेस्टर की है जो मतलब इन्वेस्टमेंट करता रहता है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, जिसके पास बहुत बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके घर पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक्चुअली ही डोंट वांट टू सेल हिज प्रॉपर्टी। अब जब आप इस व्यक्ति को अप्रोच करोगे तो इसकी डिमांड्स हाई रहेंगी। कैसे? 1 CR की प्रॉपर्टी क्या है, ये 1.2, 1.3, 1.5 CR मांगेगा। क्यों? उसको बेचनी नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो लो, नहीं मर्जी तो जाओ, उसकी प्रॉपर्टी तो उसको पैसा दे रही है। अब इस चीज़ को तो लोग देख लेते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, जो इस चीज़ को देख लेते हैं, और सब लोग इसी को देखते हैं क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टर है, डील अच्छी मिलेगी, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे करके इसके यहाँ भीड़ लगी होगी, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरी प्रॉपर्टी है, सेम लोकेशन पर 1 CR है। मान लीजिए कि इसकी वाइफ से हो चुका है डाइवोर्स, या फिर मान लीजिए कि इसके बच्चों के बीच हो रही है इस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, या मान लीजिए 2 भाइयों में इस प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही है, या मान लीजिए जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रॉपर्टी को लेकर, अब आप जब इस प्रॉपर्टी को लेने जाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपको 1 CR की नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी आपको 70-80 लाख की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बिक जाए कैसे भी करके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसे भी करके ख़त्म हो, तो वो इसको निकालना चाहेंगे। और ऐसे में जो इस अपॉर्चुनिटी को देख लेगा वो पैसा बना जाएगा। अब ये होता है आंखों से देखना। ये जो बड़ा इन्वेस्टर ना, ये आंखों से देखना होता है, ये सब आंखों से देखते हैं, और ये वो चीज़ होती है जो दिमाग से देखी जाती है, जिसको बहुत ही कम लोग देख पाते हैं एक्चुअल में बताऊं तो। और ये चीज़ आपको देखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको रियल एस्टेट में बताया, ये कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है। इसलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कोई भी चीज़ है उसको हमेशा उसके एक्चुअल प्राइस से कम पर खरीदो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बेचने जाओ तो अगर आप उसको रियल प्राइस पर भी बेचो ना, तब भी प्रॉफिट कमा जाओ। इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसलिए इस किताब के अंदर ये चीज़ बहुत प्यारी बताई गई है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, उन चीज़ों पर फोकस करो जो और व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को एक्चुअल में फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं, एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पिलर के बारे में, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड लॉ। अब ये लॉ क्यों समझना ज़रूरी है? अब यहाँ लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप लॉयर बन जाओ, लॉ की पढ़ाई करो, किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो, ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है? अभी हमने कुछ देर पहले बात करी कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉपर्टी तो लेने जा रहे हो, आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो जो विवादित है, जिस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब ऐसी प्रॉपर्टी लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो दे दिए 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, पता चला बाद में कि आप भी उसमें फंस गए, यानी कि आपके वो पैसे भी चलेगा। क्योंकि ऐसा होता है, कई ऐसे लोग हैं जो विवादित प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में अपनी प्राइस से कम पर मिल रही होती है, लेकिन वो एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर लॉ का मतलब क्या है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सेबी के बेसिक रूल्स क्या है। अब मान लीजिए कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो रेरा क्या बोलता है, रेरा के बेसिक रूल्स क्या है इन्वेस्टर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है। तो ये बेसिक जो कानून के अंदर चीज़ें आती हैं, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब एक तो व्यक्ति ये कर लेता है कि वो किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो एक्सपर्ट होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा बहुत आटे में नमक मिला देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपका जो आटा है उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होना चाहिए, और यह तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद उस आटे को चखोगे। किसी दूसरे को चखाओगे तो वो कुछ भी बोल सकता है, और खुद चखने का मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनकी आपको बेसिक समझ होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया है, मान लीजिए कि मैं विवादित प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, किस तरीके से मैं उस प्रॉपर्टी को बाय करूं कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बरकरार रहे। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि जो
पुराना इन्वेस्टर था, जो पुराना ऑनर था उस प्रॉपर्टी का, वो अपना हक जताने लगे। तो उसके लिए बेसिक लॉज की समझ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑथर ने इसमें लॉ की अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड करी है। अब ये 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई जो आपको वेल फाइनेंशियल एजुकेट करने में मदद कर सकती हैं, जो इस किताब के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाई हैं। एक बार समराइज़ कर देता हूँ। पहले हमने अकाउंटिंग की बात करी थी, वीडियो पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दूसरा हमने बात करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है पैसे को ग्रो करने के लिए। तीसरा हमने बात करी थी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट में वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करो जो कोई और ना देख पा रहा हो। और चौथी हमने बात करी लॉ, अंडरस्टैंड द लॉ। ये चारों चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, जिसको समझ होती है, वो फाइनेंशियली एजुकेट होता है और वो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए भी हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग पता होना चाहिए, पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है, मार्केट के अंदर कैसे आप मार्केट को समझ के नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, नई चीज़ लेके आ सकते हो, थोड़ा बेसिक लॉ जिससे आपका बिजनेस कभी रुके ना, कभी फंसे ना, कोई एलिगेशन ना लगाए आपके बिजनेस पर। तो ये सारी चीज़ जिसको समझ में आती है वो एक्चुअल में फाइनेंशियली एजुकेट होता है। और यही वो लोग होते हैं जो मैंने अभी आपसे बात करी, रिच इन्वेंट मनी। अब इसमें जो रिच आया ना, वो यही लोग होते हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं। इसलिए आपके लिए फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पैसा इन्वेंट कर सकें तो उसके लिए आपको भी फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आप फाइनेंशियली एजुकेट इन 4 चीज़ों को फॉलो करके बहुत आसानी से हो सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इस किताब को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो आने वाले समय में मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाओ उन पुरानी वीडियोस को देखो। सारे चैप्टरों को बहुत आसान तरीके से मैंने इस सीरीज़ के बीच समझाया। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो आप किस बुक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डालो, उस पर हम बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जब भी आप ये स्टेटमेंट सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि कभी भी कोई भी काम करो सीखने के लिए करो, ना कि पैसा कमाने के लिए। इवन अगर आप इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में चर्चा भी करी है, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया आपको कि कोई भी काम करो सीखने के लिए करो, ना कि पैसा कमाने के लिए। और ये आपका है चैप्टर 6 किस किताब का, रिच डैड पुअर डैड। ये आपकी किताब, इस किताब का चैप्टर 6 है, लेसन नंबर 6 है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, शायद इससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में इस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो इसमें ये जो बोलते नहीं है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, कि काम करो सीखने के लिए करो, पैसे के लिए मत करो, ये इसका एक बहुत कम और बहुत छोटा सेंस है इस लाइन का। बहुत गहराई है इसमें और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जब मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले चैप्टर्स नहीं देखे आपने तो उन्हें ज़रूर देखिए। हर चीज़ को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ऑथर की एक बहुत प्यारी लाइन से, जो उन्होंने अपने इस चैप्टर के बिल्कुल सेंटर में बीच में लिखी है। और ये लाइन क्या है, बहुत प्यारी लाइन है। क्या लाइन है? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। अब आप कहोगे यार ये मतलब इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? ना तो इसमें उसने जॉब के बारे में चर्चा करी, ना तो पैसे के बारे में चर्चा करी, ना सीखने के बारे में चर्चा करी। एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो कि नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। कि मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत कम चीज़ है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया जो ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सीख लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसी लाइन के पूरे इर्द गिर्द ये पूरा आपका चैप्टर घूमता है। और ये लाइन, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये आपको समझ में आएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद। उससे पहले आपको नहीं समझ में आने वाला, इसलिए छोड़ के मत जाइए और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आप इसको समझते जाओगे और ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप मुझे बताइए कि जब आप अपने समाज में किसी से मिलते हो, सपोज़ करो आप किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, किसी रिश्तेदार से मिल रहे हो, अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो, किसी से भी मीटिंग करते हो, किसी से मिलते हो, तो लोग आपसे क्या पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? यही सवाल होता है ना, सबका ये सवाल मिलेगा, बेटा क्या कर रहे हो? अगर आप बोलते हो कि अंकल जी मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अंकल जी मैं ना बीएड कर रहा हूँ। अच्छा किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो?
ये सवाल उनके ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? आप बता दोगे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ से कर रहे हो, कौन सा अटेम्प्ट है? ये सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये सवाल पूछे क्यों जाते हैं? ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई, फॉर्मल एजुकेशन, इसकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि पूरा का पूरा आपका जो समाज है वो फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसी वजह से मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं भारत देश की बात ज़रूर करूँगा, जिसका एक बहुत बड़ा तबका यानी कि मेजॉरिटी इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन पर, आपकी फॉर्मल एजुकेशन पर। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना, उस जॉब की प्रिपरेशन करना, ये सब क्यों कर रहे हैं? और लोगों का टारगेट होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई क्यों करते हैं? जब आप उनसे पूछो तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा पढ़ेंगे तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, हाई पैकेज होगा, करोड़ों का पैकेज मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? द रीज़न इज़ कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसका आपके अमीर बनने में बहुत छोटा और बहुत कम रोल रहता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अमीर बनना है, अगर एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका एक छोटा सा शेयर है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? फॉर्मल एजुकेशन पर। 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी इंक्रीमेंट के लिए 5% इंक्रीमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिग्रीज अचीव कर रहे हैं। ये सब क्या है? यानी कि आपने अपना गोल्डन पीरियड की बात करें, मेजॉरिटी जो आप अपनी लाइफ का 20 साल, मतलब शुरुआत का जितना भी टाइम पीरियड था, पूरा का पूरा झोंक दिया फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर। और सबसे बड़ी, सबसे कमाल की चीज़ कि इसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके रिच बनने में। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा हम फोकस इसी पर करते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से मिडिल क्लास स्ट्रगल करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड पर्सन अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वो मिडिल क्लास में मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल देख लो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो आपको वही मिलेंगे। किससे? मिडिल क्लास से। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लास मिलेगी आपको तो वो है मिडिल क्लास। यानी कि जो लाइन हमने शुरुआत में पढ़ी थी, जो सेंटेंस पढ़ा था, क्या सेंटेंस था हमारा? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। तो नॉर्मली लोग जब किसी भी सेंटेंस को समझाते हैं तो पहले उसकी पहली लाइन समझाते हैं। मैंने शुरुआत करी है दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। ये नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल क्या है? यहाँ पर लिटिल बोला गया है आपकी फॉर्मल एजुकेशन को, और लॉट बोला गया है आपकी पूरी की पूरी मिडिल क्लास को। यानी कि आपने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? फॉर्मल एजुकेशन पर। और जिसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपको अमीर बनने में, ना के बराबर, और उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए ऑथर ने बोला है नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। भाई जिसका कम यूज़ है, जिसका कम कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में ज़्यादा क्यों जान रहे हो? तो पहला पार्ट ये हुआ, यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि फॉर्मल एजुकेशन जिस पर दुनिया और पूरा का पूरा युवा बुरी तरह से उस पर फोकस कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, दिन रात उसी पर ध्यान है कि भाई बस पढ़ना, ये करना, वो करना, और एक्चुअल में अमीर बनने में उसका एक छोटा सा रोल है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है माय डियर फ्रेंड? दूसरा पार्ट है नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट। नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो क्या कहती है? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट। लॉट का मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन। यानी कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन अगर थोड़ी सी भी सीख लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एज़ कम्पेयर कि आप फॉर्मल एजुकेशन पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो अगर बात अमीर बनने की आती है तब। अब अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें, बेसिकली इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 पिलर्स के बारे में बात करी है ऑलरेडी। वो कौन से 4 पिलर्स थे? आपका अकाउंटिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड द लॉ। ये वो 4 पिलर्स हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो आपने एक छोटा सा पार्ट सीख लिया फाइनेंशियल एजुकेशन का, जिसको यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड लिटिल यूज़ किया गया है, नोइंग अ लिटिल। तो नोइंग अ लिटिल वो ये 4 पिलर्स के बारे में। अगर आपने ये 4 पिलर सीख लिए तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट सीख लिया जो आपकी बहुत मदद कर सकता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन सबसे कमाल की चीज़ जो इस चैप्टर की है वो क्या है कि यहाँ पर अब आपको सिर्फ उन 4 पिलर्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, उसके बाद 3 पिलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और आते हैं जो इस फाइनेंशियल एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिससे आप पूरी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन के बाबू बन जाओगे। अब ये आपके जो एक्स्ट्रा 3 पिलर्स हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो 4 पिलर्स
जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। पर आप चाहते हो कि आप रिच बने और लंबे समय तक रिच बने रहें, उसके लिए आपको ये 7 पिलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के 3 अब हम समझना शुरू करते हैं। तो 5वां आपका जो पिलर है जिसके बारे में ऑथर ने बात करी वो है माय डियर फ्रेंड, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का आना और जाना। आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो जॉब से आपको सैलरी मिलती है, आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो पैसा आपसे जा रहा है। तो ये जो पैसे का आना जाना होता है इसे बोला जाता है कैश फ्लो। और इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना कि पैसा मेरे पास कहाँ से आ रहा है इसका ख्याल रखना, और मेरे पास पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, यानी कि मैं खर्चे कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या खर्चे कर रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना, इसको मॉनिटर करना, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। और मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ही 1-2 साल के अंदर नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जैसे वो ऐसे ग्रो करते हैं वैसे ही वो नीचे आ जाते हैं। पता क्यों आते हैं? उनका सब कुछ अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, इसीलिए वो ग्रो करे। वो नीचे इसलिए आते हैं बिकॉज उनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो बहुत वीक होता है। क्यों? आपने देखा होगा कि जैसे स्टार्टअप बढ़ता है तो उसको फंडिंग मिलना शुरू हो जाती है, कहीं कोई इन्वेस्टर उसको पैसा दे रहा है, कहीं पब्लिक से पैसा उठा रहा है, कोई फ्रेंड ने देखा कि यार ये स्टार्टअप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब होता क्या है ना कि ऐसे में क्या होता है, अगर ऑनर को कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं आता होगा तो वो क्या करेगा, जो इन्वेस्टर का, जो अपने फ्रेंड का जो पैसा आया है ना, उससे मर्सिडीज, BMW या फिर अपनी जो बिजनेस है, जो कंपनी, उसकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करने में खर्च करेगा, जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाएगा जो कि बहुत करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, थोड़ी सी सक्सेस अचीव करी नहीं कि लोगों को गाड़ियाँ देना शुरू कर देते हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कैश फ्लो को पूरी तरह से मिस मैनेज कर देते हैं, यानी कि उनका पैसा उन्हें खुद नहीं पता कहाँ जा रहा होता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम बात करें आपकी चाहे पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम 6th पिलर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी किताब का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो कुछ अपने स्टूडेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा आप में से मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर कौन बना सकता है? तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हाथ उठाया। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, यार तुम मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना लेते हो, पर तुम मैकडोनल्ड से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं हो, यानी कि उससे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर, मैकडोनल्ड से अच्छा हम बर्गर तो बना सकते हैं, पर उससे अच्छा हम सिस्टम नहीं बना सकते। यस, जब आप मैकडोनल्ड के सिस्टम को समझोगे ना, फैंटास्टिक, अमेजिंग, यानी कि मैकडोनल्ड आज इतनी सक्सेस पर है, इतना आगे बढ़ पा रहा है, इतना ज़्यादा फ्रेंचाइजी उसने डेवलप कर रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी इतनी सारी फ्रेंचाइजी हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है माय डियर फ्रेंड, सिस्टम। मैकडोनल्ड का जो सिस्टम है वो वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड मोस्ट फैंटास्टिक सिस्टम है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है तो वो है मैकडोनल्ड का। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे बढ़िया बर्गर मैकडोनल्ड का नहीं है। आप रोड साइड जाना, स्ट्रीट फूड जो होते हैं वहाँ पर देखना, कोई जो रोड साइड में आपकी स्ट्रीट फूड बेच रहा होता है, तो वो आप देखना कई लोग आपको ऐसे मिल जाएं जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाते होंगे, लेकिन वो मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे। वाई? बिकॉज मैकडोनल्ड हैव अ ग्रेट सिस्टम। और आपको पता है किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उस बिजनेस का सिस्टम होता है। चाहे हम अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ बात करें या फिर आपके बिजनेस की बात करें, सिस्टम बहुत यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी बिज़नेस को आगे तक ले जाने के लिए। और ये मैकडोनल्ड से आप बहुत अच्छे सीख सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक बढ़िया और एक पावरफुल और एक यूनिक सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप एक बार मैकडोनल्ड की जो बिज़नेस मॉडल है उसका पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल ज़रूर समझें। और अगर आप मुझसे समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा।
अब हम बात करते हैं 7वें पिलर के बारे में, दैट इज माय डियर फ्रेंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप कहोगे यार फाइनेंशियल एजुकेशन में मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्यों आ गया? देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा आया इन्वेस्ट करके और पैसा बनाया, ये नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है एक बिजनेस को भी आगे बढ़ाना। इसलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है ना, उसको वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को आगे लेकर आया है, तो उसको फाइनेंशियली जो पैसे का लेन देन होता है, पैसे को मैनेज करना होता है, ये तो उसको बहुत अच्छे से आता ही आता है। साथ में उसको ये भी आता है कि लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसी को पीपल स्किल बोला जाता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इन 7 पिलर में से, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हर 2-3 महीने में आ रहे हैं जा रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कोई भी लॉयल एम्प्लॉय है ही नहीं उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि बॉस को मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं आता, तो उसके अंदर कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो पहला तो रूल ये आता है कि आपने कैसे व्यक्ति को चूज़ किया है अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। अगर आपने एक सही व्यक्ति को चुना है, चूज़ किया है, तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि ये चूज़ करना एक सही व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए मैटर करता है कि आपकी मैनेजमेंट ऑफ पीपल स्किल कैसी है। तो ये सीखना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 टोटल आपके वो पिलर्स हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के, जो आपको वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाते हैं, जो इस किताब रिच डैड पुअर डैड के आपके 6th चैप्टर वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी में दिए हुए हैं। तो भाई ये जो 7 नंबर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक नंबर माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप देखना, आपका जो वीक होता है उसमें 7 ही दिन होते हैं, जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, जो आपके मेजर सीज हैं, समुद्र हैं, वो भी 7 ही हैं, और हम कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो भी 7 ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम भी 7 ही है, मतलब 7-7। और इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के 7 ही पिलर हैं। समझ लो इनको। लोग कहते हैं कि मैंने कई लोगों से मतलब सुना है, कमेंट में पढ़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कैसे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, कहाँ से सीखें, कैसे करें। तो ऐसा कहीं कुछ मतलब पूरा एक क्राइटेरिया नहीं कि आप इन चीज़ों को सीख लो आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओगे। लेकिन इस किताब के अंदर ये जो आपका 6th चैप्टर है, जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा 3 पिलर्स दिए हुए हैं, और इससे पहले ये 4 पिलर, ये जो 7 पिलर्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करें, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इन 7 पिलर्स पर अगर आपने कमांड बना ली तो आप वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बन जाएंगे। कौन से 7 पिलर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहला पिलर था माय डियर फ्रेंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत आसान तरीके से मैंने इस पूरी सीरीज में एक वीडियो के अंदर समझाया है। इसके साथ साथ जो दूसरा पिलर था माय डियर फ्रेंड, वो था इन्वेस्टमेंट। तीसरा पिलर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। चौथा पिलर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। 5वां पिलर था मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। 6वां पिलर था मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, एंड द लास्ट वन दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये 7 हार्डकोर पिलर्स हैं, इनको सीख लो, आप वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे। ऐसा कहती है ये किताब, और इसका चैप्टर नंबर 6, लेसन नंबर 6 ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है, और ये है हमारे इस पूरी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो। वैसे चैप्टर तो लास्ट नहीं, बट वीडियो लास्ट है। वैसे जो इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स थे, लेसन्स थे, वो ऑलरेडी हम जो लास्ट वीडियोस है उसमें कवर कर चुके हैं। अब इसमें बच्चों को जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनका मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें उनकी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो ये फाइनल है, ये आपका फाइनल थॉट होने वाले हैं, फाइनल वीडियो होने वाला है कंप्लीट जो आपकी सीरीज़ है रिच डैड पुअर डैड उसका। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस किताब यानी कि रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आइए चैप्टर 7 की बात करते हैं। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो इसका नाम है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना सबसे ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि जब आप इस पूरी किताब को पढ़ोगे या फिर आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देख लेना, सारे वीडियोज़ को देखोगे, तो आप एक तरह से फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओगे। आपको फाइनेंसिस के जो बेसिक्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे, जो पर्सनल फाइनेंसिस होते हैं। बट आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेसिक्स तो क्लियर हैं, जिनके पर्सनल फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाए, इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं कर पाते जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो पहला ऑब्स्टिकल आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज फियर, यानी कि फियर। अब फियर क्या है? फियर इज व्हाट?
फियर की अगर हम बात करें, फियर इज़ ऑल अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग मनी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पैसा खोने का डर होता है, और इसी चीज़ को लेकर ऑथर ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी रईस लोग हैं, आप किसी का भी नाम उठाकर देख लो जो अपनी लाइफ में अमीर बना है, आप देखना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बड़ी अमाउंट ज़रूर लॉस करी होगी, यानी कि बहुत सारा पैसा उसने खोया भी होगा, तभी जाकर वो अमीर बना है। वहीं आप देख लेना मेजोरिटी में जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, और गरीब से मतलब वो नहीं है जो कमाया खाया, वो गरीब नहीं, गरीब यहाँ पर बोला गया है मिडिल क्लास को। तो आप देखना जो गरीब होते हैं, गरीब की एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, जब आप उनका फीडबैक जानोगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानोगे, तो एक्चुअल में बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा खोया होगा। मेजॉरिटी में आपको वो मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद एक भी बार पैसा नहीं खोया होगा, तभी वो गरीब हैं। तो इसलिए वो ऑथर बोलते हैं कि जो फियर होता है हमारे अंदर, उसको ख़त्म करो। जब पैसा खोगे, शुरुआत में पैसा लॉस होता है, उसके बाद ही हम अपनी जो अमीर बनने की राह होती है उस पर आगे बढ़ पाते हैं। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड ओवरकम साइनिसिज्म। साइनिसिज्म क्या होता है? साइनिसिज्म को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी चीज़ को लेकर बहुत रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बहुत एजुकेट करते हो उस चीज़ को लेकर, किसी प्रोडक्ट को। सपोज करो आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, अब प्रॉपर्टी को लेकर आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है, आपने सारी चीज़ें, लोकेशन, बिल्डर कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करी, रिसर्च करी है। अब सपोज करो कि आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेकर जाते हो प्रॉपर्टी लेने के लिए, आप चेक देने जा रहे हो, और एंड टाइम पर एकदम लास्ट बिल्कुल जब दे रहे होते उस समय आपका फ्रेंड आपसे कुछ कह देता है कि यार ना इसमें ये कमी है, यार मत ले। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है माइंड में? अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी होगी, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा, तो आप ले लोगे। लेकिन अगर आप इस साइनिसिज्म के पार्ट बन गए, साइनिसिज्म मतलब होता है किसी को किसी के बिलीफ को लेकर डाउट पैदा कर देना, यहाँ पर आपके फ्रेंड ने आपके अंदर एक डाउट पैदा कर दिया, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर लोग क्विट कर देते हैं, नहीं ले रहे। दिस इज़ द थिंग, यानी कि जो साइनिसिज्म होता है, साइनिक्स क्या है? साइनिक्स इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। यहाँ पे क्रिटिसाइज हो गया, किसी चीज़ को लेकर इसने जो है इसको डाइवर्ट किया और इसने प्रॉपर्टी नहीं ली। लेकिन विनर्स इज़ एनालिसिस, यानी कि विनर्स वो होते हैं जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आप दूसरे के बहकावे में नहीं आते, आप खुद की रिसर्च करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऑथर ने यही बोला है कि आप कितनी भी फाइनेंशियल एजुकेट क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर आपको अपनी एनालिसिस पर भरोसा नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तीसरी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे बैड हैबिट्स का मतलब सिगरेट, दारू, लौंडियाबाजी करना, ये बैड हैबिट्स नहीं है। बैड हैबिट्स किस चीज़ को बोला है ऑथर ने? बैड हैबिट्स बोला है कि भैया जब पैसा कमाते हो तो सबसे पहले खुद को पे करो, बाद में दूसरों को पे करो। इस चीज़ को समझो। अब सपोज़ करो कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है और किसी ने आपको खाना दिया कि ले भाई खाना खा ले। खाना उतना ही है जितना आपकी भूख है, और बल्कि खाना कम ही है, भूख ज़्यादा है, और सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी भूखे हैं। तो आप क्या करोगे? उनको खाना दोगे या पहले अपना पेट भरोगे? ऑब्वियस ही बात है, पहले अपना पेट भरोगे, क्योंकि जब अपना पेट भरोगे तभी सामने वाले के लिए आप खाने की अरेंजमेंट कर पाओगे। अब खुद ही भूखे हो, सामने वाले को बांट दिया, अब खुद मर गए, हेल्थ इशू हो गया। तो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे ऑथर ने समझा है कि सबसे पहले अपने आप को दो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग होते हैं, उनको सेल्फिश बोला जाता है। पता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो पैसा कमाते हैं सबसे पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्ड करना, उसके बाद टैक्स, गवर्नमेंट को पैसा पे करना। तो इस चीज़ को आप समझो, जैसे पैसा आपके पास आता है सबसे पहले खुद उस पैसे को आप यूज़ करो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, देन आफ्टर दैट यू कैन गिव दिस मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। दैट्स इट। अब हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ कौन सा ऑब्स्टेकल है जो आपको अमीर बनने से रोकता है? दैट इज़ माय डियर फ्रेंड ओवरकम एरोगेंस। एरोगेंस क्या है? एरोगेंस इज समथिंग दैट यूजेस बाय अ पर्सन टू हाइड हिज इग्नोरेंस। दैट इज़ एरोगेंस। एरोगेंस मतलब क्या है? एरोगेंस वो चीज़ होती है जो इंसान यूज़ करता है अपनी इग्नोरेंस को हाइड करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि रोड साइड कहीं पर भी आपने देखा होगा कि जब लड़ाई हो जाती है आपस में किसी से, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी XYZ जो भी इशू हो गया, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाता है और थाने ले जाकर उसको जेल में बंद कर देता है। फिर जब वो अपने किसी लॉयर को या किसी को भी बुलाता है जो थोड़ा बहुत कानून जानता है, थोड़ा बहुत, या बोलें कि जिसको कानून की समझ है, उसको बुलाता है। और जब वो व्यक्ति पुलिस वाले से बात करता है और कहता है कि यार तुमने जिस तरीके से इसको बंद किया है, जिस तरीके तुमने इसको अरेस्ट किया है, ये तरीका इलीगल है, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पुलिस वाले क्या बोलते हैं? तू मुझे कानून सिखाएगा? अब तू मुझे कानून सिखाएगा?
अभी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पुलिस वाला इस तरीके से बात कर रहा है, व्हाट इज शोइंग, अगर यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सही है, यानी कि अगर ऐसा है कि वो सच बोल रहा है कि आपने इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया है, और उसके बावजूद अगर कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति है, कोई पुलिस पर्सन है, वो कह रहा है कि तू मुझे अब कानून सिखाएगा, तो इसको एरोगेंस बोला जाता है कि उसको खुद लॉ नहीं पता और वो अपनी इग्नोरेंस, यानी कि जो उसको नहीं पता उसको हाइड करने के लिए अपनी एरोगेंस दिखा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो, आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो वहाँ पर जो आपकी एरोगेंस होती है उसको पीछे धकेलो और अपनी इग्नोरेंस को आगे लेकर आओ कि भाई हाँ नहीं पता मुझे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, अमीर बनोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लास्ट जो 5th ऑब्स्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाता। दैट इज़ माय डियर फ्रेंड लेजीनेस। ओवरकम लेजीनेस। लेजीनेस क्या है? लेजीनेस इज जस्ट नथिंग कि आप बेड पर पड़े हुए हो, सो रहे हो, कोई काम नहीं कर, उसको लेजीनेस नहीं बोला जाता है। यहाँ ऑथर ने लेजीनेस किसे बोला है? लेजीनेस का मतलब होता है, सपोज करो कि आप किसी रोड से क्रॉस कर रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो, आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, और जैसे ही आप रोड से जा रहे हो और आपको अपने बगल से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ निकलती दिखती, ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ है, और जैसे ही आपने उस मर्सिडीज़ को देखा, आपके अंदर कोई फील नहीं आया, आपको ऐसा नहीं लगा यार ये गाड़ी यार मेरे पास भी होनी चाहिए, और आपने ये सोच लिया कि यार ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, मतलब मैं इसे नहीं ले सकता। आपने अपने आप से सीधी बात अगर ये बोली, आई कांट अफोर्ड इट, जो कि 99% लोग बोलते हैं जब भी किसी महंगी चीज़ को देखते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। तो जैसे ही आपने अपने आप को बोला आई कांट अफोर्ड इट, वहाँ आपने अपने दिमाग को एक्टिव, या फिर अगर हम बात करें कुछ नया सोचने के लिए, स्टॉप कर दिया। अब आपका दिमाग आलस में आ गया, यार इसने तो बहुत अच्छा काम किया, आई कांट अफोर्ड इट, अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप आ गए लेजीनेस में। ऑथर ने इस चीज़ को लेजीनेस बोला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको करनी है वो क्या है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो, जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, दिस विल इंक्रीज योर ब्रेन पोटेंशियल, दिस विल ट्रिगर योर ब्रेन टू आस्क समथिंग टू योर सेल्फ, trigger your brain to ask some question, to generate some question in your mind and active your brain to work something in your life। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, आपको क्वेश्चनिंग करने पर मजबूर करता है, और आप जो आलस में पड़े थे एनर्जेटिक कर देता है। तभी तो स्पार्क बोलते नहीं कि स्पार्क इस बंदे के अंदर स्पार्क किसी के नहीं अंदर, दिमाग के अंदर स्पार्क होती है, जिसको लगी होती है ना, जलन होती है, जिसके अंदर आग होती है कि यार ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ, वो ही शुरुआत करता है और वही सारे ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आपका चैप्टर 7। कितना प्यारा चैप्टर है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर के अंदर। अब हम चैप्टर 8 के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर 8 क्या है? जो चैप्टर 8 है वो है माय डियर फ्रेंड गेटिंग स्टार्टेड। भाई शुरू करो। नॉलेज ले लिया आपने ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी समझ लिए। अब आती है चीज़ शुरुआत की, क्योंकि मान लो आपने किताब पढ़ ली, सपोज करो किताब नहीं पढ़ी, आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए। अब आपको एक तरह से मान लो कि आपको रिच डैड पुअर डैड जो बोलना चाहता था उससे भी ज़्यादा किताब एक आपको नॉलेज देती है, बट अगर आपको कोई उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना ये बता दे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये तो भाई बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसलिए यहाँ पर बोला है गेटिंग स्टार्टेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हैं, थोड़े उसके पॉइंट से आइए उनको समझते हैं। तो भाई पहला पॉइंट जो इस किताब के अंदर दिया गया है, जिसके बदौलत आप चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो, वो है माय डियर फ्रेंड फाइंड अ रीज़न ग्रेटर देन रियलिटी। जी हाँ, यहाँ पर रियलिटी का मतलब क्या है? रियलिटी किसे बोला गया है? आप देखना, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, जब आप सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? पढ़ो लिखो, कहीं नौकरी लग जाए बढ़िया है, सरकारी नौकरी लग गई तो बढ़िया है, प्राइवेट लग जाए, सरकारी नहीं तो प्राइवेट से कहीं नौकरी लग जाए, बंदा 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमाता रहे फिक्स, एक सिक्योरिटी मिल जाए। उसके बाद शादी, बच्चों को पढ़ाना, एक घर लेना, एक छोटी सी गाड़ी लेना, और अपनी लाइफ को ऐसे रिटायरमेंट हो जाना, आगे बढ़ाना। ये है सच्चाई आपके समाज की। और यहाँ पर बोला गया है फाइंड अ रीज़न ग्रेटर देन रियलिटी। इस सच्चाई से बड़ा अगर आपके पास रीज़न है तभी आप इस चीज़ की शुरुआत कर पाओगे, नहीं तो शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। और वो रीज़न क्या हो सकता है? सपोज़ करो आपका रीज़न हो सकता है कि मुझे 35 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना है, किसी का हो सकता है कि मुझे इस जगह पर ये बंगला चाहिए, किसी का हो सकता है मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, किसी का हो सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन दैट यू कैन सिलेक्ट, बट यू मस्ट हैव अ ग्रेटर रीज़न देन द रियलिटी। बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट थिंक योर सेल्फ अंडर द रियलिटी ऑफ योर सोसाइटी, तो भाई ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, मेक डेली चॉइसेस। अब ये मेक डेली चॉइसेस क्या है? मेक डेली चॉइसेस को अगर हम समझें, देखो कोई भी, जब हम बोलते हैं ना कि ये इंसान जो जा रहा है वो अमीर है, ये इंसान जा रहा है ये गरीब है, तो वहाँ हम किसी इंसान को अमीर और गरीब नहीं बोल रहे होते। एक्चुअल में अमीर गरीब कोई इंसान नहीं होता, इंसान की चॉइसेस होती हैं। तो वही ऑथर ने बोली कि जो आप डेली बेसिस पर चॉइसेस ले रहे हो, जो आप दिन भर चुन रहे हो क्या काम करना है क्या नहीं करना, प्लीज़ योर चॉइस मस्ट बी अ रिच। आपकी चॉइस अमीर होनी चाहिए। अगर गरीब चॉइस हैं तो आप चीज़ों की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, शुरुआत में ही हार गए तो फिर आगे रेस कैसे जीतोगे। थर्ड थिंग, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। आप देख रहे हो कि आपने कैसा दोस्त चुना है, ये रियलिटी है माय डियर फ्रेंड, सच्चाई ये अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, चीज़ों की शुरुआत करनी है, तो आपको ये देखना होगा कि मैंने जो अपना साथी चुना है, जो मेरा फ्रेंड है वो कैसा है। भाई आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपका फ्रेंड हूँ। अब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर आपका दोस्त ही अच्छा नहीं है, देखो अमीर आप कितनी भी फाइनेंशियल एजुकेट क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी आग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक गलत साथी मिल गया विच कैन रियली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर लाइफ, तो प्लीज़ सिलेक्ट अ फ्रेंड वाइजली, स्मार्टली। ऐसे बंदे को चुने जो एक्चुअल में आपकी मदद कर सके और एक्चुअल में हिज माइंड सेट कम्प्लीटली मैच योर माइंड सेट। अब अगर हम चौथी चीज़ की बात करें माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। बड़ी प्यारी चीज़ है। आज मार्केट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। आपको एक से एक शार्प स्मार्ट बंदे मिलेंगे। अगर आप किसी भी फील्ड में हो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब ऐसे में अगर आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं करते, आप कोई भी नई चीज़ नहीं सीख रहे हो, तो आपका पता नहीं चलेगा मार्केट से कब सफाई हो जाएगी। जैसे कचरा होता नहीं है और बाल्टी भर के अपन पानी डाल देते हैं तो वो कचरा साफ़ हो जाता है, वैसे ही आप साफ़ हो जाओगे अगर आपने किसी स्किल को मास्टर नहीं किया, नहीं सीखा। और यहाँ पर तो मास्टर करने के बाद एक नई स्किल पर जंप करने की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप कोई भी स्किल सीख रहे हो उसमें मास्टर हो जाओ और फिर दूसरी स्किल पर जंप हो जाओ। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर एक ही चीज़ पकड़ के बैठे रहोगे तो लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे। पांचवी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, जो आपकी बहुत मदद करेगी आपकी लाइफ में अमीर बनने के लिए, दैट इज़ पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पे योर सेल्फ फर्स्ट क्या है? जस्ट अभी अपन ने बात करी थोड़ी देर पहले कि अमीर लोगों को सेल्फिश क्यों बोला जाता है। जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट, अपने बिजनेस, अपनी चीज़ों पर लगाते हैं। पैसे को पहले अपना समझते हैं, उन्हें पता है कि पैसा मैंने कैसे बनाया है। फिर उसके बाद सरकार को दान करना, सरकार को देना, महंगी चीज़ें खरीदना, लग्जरी खरीदना, उसके बाद वो उस चीज़ को उस पर खर्च करते हैं। तो पहले भाई अपने आप को पे करना सीखो। छठवीं चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ पे योर ब्रोकर वेल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पे योर ब्रोकर वेल। अब यहाँ पर ब्रोकर का मतलब क्या है? अब जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यार ब्रोकर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? आपको क्या करना है ब्रोकर से? आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा नहीं रहे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा नहीं रहे हो, तो यहाँ पर ब्रोकर से क्या मतलब? ब्रोकर से मतलब है आपका मेंटर। आपको पता है आज मार्केट के अंदर किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, और ज़्यादातर जिनको टारगेट किया जाता है वो आपकी युवा पीढ़ी है, यूथ है। हम जैसे लोग जो अपने कॉलेज में हैं, अपने 20s में है, इनको टारगेट किया जाता है लालच देकर कि आप इतना जल्दी इतना पैसा कमा लोगे। तो प्लीज़ इन सारे लालचों से बचना। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना मेंटोर, अपना एजुकेटर अच्छा चुनें, वही आपके लिए ब्रोकर। ब्रोकर मीन्स व्हाट? एक पुल है, एक नदी है, पानी से भरी हुई नदी है, उस नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो ब्रोकरिंग का काम करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा ब्रिज चुनते हो। ब्रिज कमजोर हुआ तो टूट गया बीच में तो चले जाओगे पानी में। तो प्लीज़ डिसाइड ब्रोकर स्मार्टली। नंबर 7 जिसकी हम बात करें माय डियर फ्रेंड, वो है बी एन इंडियन गिवर। अब यहाँ पर इंडियन वर्ड यूज़ किया गया है, एक्चुअल में ये हमारे सेंटिमेंट को ही टच करता है। ये इंडियन वर्ड हम इंडियन के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है समझना कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। जो इसका सेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंस क्या है कि जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ हमने पैसा दिया है, उसको वसूलना सीखो, उसको वसूलना सीखो। जैसे सपोज़ करो कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो आप ये डिसाइड कर लो, पहले ही ये कैलकुलेशन कर लो कि आज मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मुझे ये 1 करोड़ मुझे कितनी साल में रिटर्न वापस मिल जाएगा, ये पैसा मेरे कितने सालों में वापस आएगा। कोई घोड़ा है, कोई भी चीज़ है जिस पर पैसा लगा रहे हो, तो वो वसूलना सीखो। पैसा अपने पास वापस आना चाहिए, जेब में वापस आना चाहिए। इसी को इंडियन गिवर बोला गया है। तो इस चीज़ को आप समझो। अगर आप कोई किताब भी खरीद रहे हो, सपोज ये किताब खरीद रहे हो जिसकी कॉस्ट 250 रुपये है, कॉस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कॉस्ट उसके लिए जो इसको लेकर रख लेता है सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास किताब है। तो वसूलना सीखो। जब आपके अंदर ये आदत आ जाती है ना वसूलने की, तो बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी सामान ले रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ आपने पैसा दिया
ये मत सोचो कि मैंने दान कर दिया, अगर मैं बात करूँ मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ, इस तरीके थॉट प्रोसेस मत रहो। इट इज़ अ टाइम ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिस्टिक पर्सन बनो कि जहाँ पैसा दे दिया उसको वसूलो, सूद समय तो वापस ना आए तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आ जाना चाहिए, तो वसूलना सीखो। जब आप ये ROI पर फोकस करोगे ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मुझे कितने कम समय के अंदर मेरा पैसा वापस मिल रहा है, आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। 8वीं चीज़ की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरी। देखो, यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरी, यार पूरी सीरीज़ के अंदर हमने एसेट लाइबिलिटीज़ पे बात करी। अगर आपको नहीं पता एक्चुअल में हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ लाइबिलिटीज, तो प्लीज़ वॉच द जितनी वीडियोस डाल रखे हैं सारे देख लो, सब में बहुत अच्छे समझा है। पहले को नौकरी कर रहे हो, कहीं से इनकम आ रही है, जो पैसा आ रहा है उस पैसे का यूज़ करो एसेट बिल्ड करने में। एसेट क्या होता है सब समझा रखा है, वीडियो देखो पुरानी। फिर जो एसेट से पैसा आ रहा है उससे अपने जो आपके ऐश हैं, जो आप अय्याशियाँ करना चाहते हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके करो। डायरेक्ट जो इनकम आ रही है उसका इस्तेमाल अय्याशियों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान बर्बाद हो जाता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड जो नवी चीज़ आती है वो है चूज़ हीरोज़ स्मार्टली। चूज़ हीरोज़ स्मार्टली क्या है? आजकल तो इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, तो रोल मॉडल भी इंस्टाग्राम पर जो आपके सेलिब्रिटीज़ वही बन रहे हैं। हर दिन नए नए सेलिब्रिटी की, नए नए लोगों की MMS वायरल हो रही है। तो भैया अगर आप लाइफ में गेटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब अमीर बनने के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो जो आपका रोल मॉडल है वो एकदम से सही होना चाहिए। सही इन द सेंस, आपको नहीं पता सही गलत क्या होता है, सही इन द सेंस पर्सन जो आप चाह रहे हो वो अचीव करके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल चुनो, उससे सीखो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद जो 10वीं और लास्ट चीज़ आती है जो आपके शुरुआत में बहुत मदद करेगी, आपकी जर्नी में बहुत, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पर बहुत हेल्प करेगी, वो है माय डियर फ्रेंड टीच एंड यू शैल रिसीव। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ऑथर ने एक लाइन लिखी है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी लाइन है। ऑथर ने क्या बोला है? वेन एवर यू फील इन नीड ऑफ समथिंग, वेदर दैट्स मनी, अ स्माइल, लव और फ्रेंडशिप, गिव इट फर्स्ट एंड इट विल कम बैक इन बकेट्स। मतलब समझे कि जब भी आप ये सोचते हो ना कि भाई मुझे पैसा मिले, मुझे लोगों के फेस पर स्माइल मिले, जब भी कोई मुझसे बात करे ना तो उसका फेस स्माइली फेस हो, यार मुझे लोगों से प्यार मिले, मैं चाहता हूँ यार मुझसे ना लोग फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ लोगों के साथ आपको करना पड़ेगा। वैसे ही ये किताब मैंने पढ़ी, इस किताब को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मुझे इससे रिजल्ट मिला, और उस रिजल्ट के बेसिस पर ही मैं आपको इस किताब को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको किताब के अंदर लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और ये मैं तभी बता पा रहा हूँ जब इस चीज़ को मैंने पढ़ा है, इम्प्लीमेंट किया है। तो वैसे ही ये चीज़ें जब आपको पता चल रही हैं तो इनको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिले तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे भी बढ़ाओ। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है कि आपने किसी चीज़ को सीखा, उससे आप पैसा बना रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, एंड यू विल फाइंड समवन जो इस चीज़ को लैक कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको टीच करो, उसको बताओ कि भाई ऐसे कर, इसको ऐसे कर। तो ये चीज़ लोगों की मदद करती है, इस चीज़ से लोग ग्रो होते हैं। इस चीज़ से जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है। तो भाई ये कंप्लीट आपकी किताब ख़त्म होती है। अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और चैप्टर है, दैट इज स्टिल वांट मोर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चैप्टर में है भी नहीं जो मैं आपको बताऊं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं सारी कवर कर चुका हूं। तो ये एंड है इस बुक का। आपकी ये जो प्यारी किताब है रिच डैड पुअर डैड, इस किताब का एंड है। इस किताब के अंदर जितनी चीज़ें थी, जितने चैप्टर्स थे, हम सब कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो सारे देख लो, आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में या फिर अगली सीरीज़ के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।